चलिए ध्यान दीजिए सभी को, यह भारत का नक्शा है और हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया में जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां नंबर पोजीशन रखता है। और बाकी अन्य देश आप जानते हैं, सबसे एक में है रूस है, 2 में है कनाडा, 3 में है चीन, 4 में है अमेरिका, 5 में ब्राज़ील, 6 में ऑस्ट्रेलिया और 7 में भारत, 8 में अर्जेंटीना। तो यही है 8 गो टॉप क्षेत्रफल वाला देश, जिसमें भारत 7वां है। भारत की क्षेत्रफल जो है याद रख लेना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें भारत के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश देशांतर की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतर की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। कन्याकुमारी का ही जगह होगा, यह इंदिरा कौल होगा। और यह सरक्रिक और सबसे पूर्वी भाग किबुतु होगा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम की लंबवत लंबाई 2933 किलोमीटर होगी। देखिए सभी कोई, यह जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो लगभग 15,200, यह ऐसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमा भारत की 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। तब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 2 नंबर में चीन से लगती है 3488, और तब लगती है पाकिस्तान से 3323। तो सबसे ज़्यादा वाला याद रखिए, कम से कम बांग्लादेश की सीमा लगती है, तब जो है चीन है, तब जो है इधर से पाकिस्तान है, तब जो है नेपाल है 1751 किलोमीटर, तब जो है 1643 किलोमीटर की या म्यांमार है, तब इसके बाद कहेंगे भूटान 699 किलोमीटर, तब थोड़ा सा 106 किलोमीटर लद्दाख की सीमा, और अफगानिस्तान, लद्दाख और अफगानिस्तान की सीमा। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है बांग्लादेश की सीमा किससे किससे लगती है। पश्चिम बंगाल से, देखिएगा सभी को किससे किससे लगती है बांग्लादेश की सीमा। तो बांग्लादेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया असम, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। कौन कौन हो गया बता दीजिए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लगती है 2216.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 में से 2216.7 केवल और केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर। याद रखना है सबके नहीं को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसे लगती है और कितना किलोमीटर की? 620, कितना है 620 किलोमीटर की सीमा लगती है। और चलिए अब ध्यान दीजिए, यह चीन की सीमा जो लगती है अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। मात्र जो है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है यह है पूरा लद्दाख। ठीक है ना। तो राज्य कौन कौन हो गया बताइए। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 4 हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। चलिए ध्यान दीजिए, कुल 3488 किलोमीटर, जिसमें से 1080 या 1070, देखिए सभी को कितना 1080 किलोमीटर की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है ना। 3488 में 1080 के का अरुणाचल प्रदेश के, 3488 में 1080 के का लगता है अरुणाचल प्रदेश के। और राज्य याद रख लेना है कौन कौन
फिर भूटान के बारे में हम लोग जानते हैं 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और जिसमें सबसे ज्यादा 267 किलोमीटर है ना, वो किससे लगती है? असम से। 267 किलोमीटर किससे? असम से। चलिए अब देखिए ये नेपाल है। नेपाल की सीमा लगती है किससे किससे? तो देखिए सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, 5 राज्य से नेपाल की सीमा। सिक्किम क्रम से भी याद रखना है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 1751 में से 651 केवल और केवल किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से। फिर हम लोग जाने इसमें चीन देख लिए, तब जो है इधर लद्दाख से 106 हो गया, और इधर से पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वह है जम्मू कश्मीर की लगती है, पंजाब की लगती है, और ये तो पहले पीओके के एरिया यानी कि लद्दाख भी हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इसको पीओके के क्षेत्र जो कि लद्दाख में काउंट करते हैं। तो लद्दाख भी हो गया या पीओके कहेंगे, और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। 3323 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा 1170 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान से। 1170 किससे लगती है? अगर हम लोग जाने तो ये तो स्थलीय सीमा की बात की है। जलीय सीमा हम लोग जानते हैं, यह गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। 5 राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह जो है 4 राज्यों की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। कुल जो है, कुल सीमा इसको हम लोग प्रायद्वीपीय सीमा कहेंगे, प्रायद्वीपीय जलीय सीमा का, कि जो पूरा जो स्थलीय भाग है ये 3 ओर जल से घिरा है और 1 ओर स्थल से, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत की प्रायद्वीपीय सीमा, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर लगती है। कितना लगती है बताइए? 6100 किलोमीटर। जिसमें से अगर द्वीपीय सीमा की बात करेंगे, ये लक्षद्वीप है, इसमें 36 गो द्वीप है, ये 548 गो द्वीप इधर है, ठीक है ना। तो इस सब जो है 500 माने कि इसमें अंडमान निकोबार में बहुत सारे छोटे छोटे टापू है, तो सब के बाउंड्री लाइन को जोड़िएगा तो कुल सीमा यह अंडमान निकोबार, यह लक्षद्वीप, जो दोनों जोड़ करके जो है यह 1416.6 किलोमीटर। तो 1416 इधर से और 6100 उधर से, तो 7516.6 किलोमीटर कुल, अगर कहें यह जलीय सीमा भारत की बात करें। अब ध्यान दीजिए, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की इसमें हम लोग बात करेंगे, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यह अंडमान निकोबार का सबसे, यह इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसे इंदिरा पॉइंट, जिसे अंग्रेज के समय में वो नाम दिया था पिगमेलियन पॉइंट। तो इसी को कौन पॉइंट कहते हैं? पिगमेलियन। और ये निकोबार, ग्रेट निकोबार इस टापू का नाम है। अंतिम टापू है, ये कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है का पिगमेलियन, देखिए इधर से आ जाता है, इधर से देखिए ये जगह जो है यह इंडोनेशिया का एरिया आ जाता है, इंडोनेशिया देश है इधर में, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का ही सुमात्रा द्वीप है, और इंडोनेशिया का यह दूसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो के बाद सुमात्रा। तो इससे इसकी सीमा लगती है, जलीय सीमा। जलीय सीमा का बंटवारा किया गया है दोनों देशों के बीच की, इसके इधर हम रहेंगे, इसके इधर आपका क्षेत्र रहेगा। अतः कहेंगे जलीय सीमा जो लगती है सुमात्रा की, किससे लग रही है? अंडमान निकोबार के अंतिम पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट से। तो जलीय सीमा देखिए कई देश से लगती है, एक तो हम लोग पढ़ लिए इंडोनेशिया से, एक पढ़ लेंगे श्रीलंका से, एक पढ़ लेंगे इधर है लक्षद्वीप, और इधर है मालदीव, तो मालदीव से, ठीक है ना। कौन कौन हो गया बताइए तो? एक हो गया, सब कोई ठीक है ना? कैप वाला टोपी कोई नहीं आज पहन के आया, चाह रहे थे इसको निकाल के टोपी का, बाल है ही नहीं सर में भी, मैंने नहीं है, मतलब बाल पूरा मुड़वाए हैं हम, तो कोनो टोपी नहीं पहन के आया, पहनने पर एकदम नाक कान सब बैठ गया। जल्दी जल्दी बात निकलेगा कब, जब पूरा फ्री रहेगा तभी ना। टोपी कोई नहीं पहन के आया है ना, एको को नहीं पहन के, तो हम पढ़ा सकते हैं नहीं, कोई नहीं पढ़ाइएगा अभी थोड़ा, अभी नहीं, फिर जब
नॉर्मल हो जाएगा तो पढ़ा सकते हैं। चलिए, आज कुछ बतियाने के लिए समय नहीं, जल्दी जल्दी बातों को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें कौन कौन हो जाएगा, इधर से मालदीव, और इधर से श्रीलंका, इधर से इंडोनेशिया, ये तीन को केवल और केवल जलीय सीमा लगती है। लेकिन हम लोग जानते हैं स्थलीय और जलीय दोनों सीमा जो लगती है वो कौन है, इधर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से स्थलीय सीमा भी, और इधर से जल है उसके नीचे भी। तो जल का बंटवारा किया गया है कि इसके इधर भारत जल का प्रयोग करेंगे, इसके इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भी जल के बंटवारा हुआ है, तो जलीय सीमा पाकिस्तान से भी लगा, इधर से उसी बांग्लादेश से भी लगेगा जलीय सीमा स्थलीय सीमा, और इधर से लगेगा म्यांमार से भी। तो 6 गो जलीय सीमा हो गया, जिसमें 3 स्थलीय सीमा और 3 हो गया जलीय सीमा। सब कोई ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब माने 3 हो गया, 6 हो गया जलीय सीमा, और केवल जलीय सीमा की बात करेंगे तो 3, स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 7 देश, ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें आप ध्यान दीजिए, एक हो गया, 2 हो, अच्छा 7 7 दोनों में है। तो देखिए ये है अंडमान निकोबार, समझिए थोड़ा, और इधर है थाईलैंड। टोपी बढ़ाइए दिए, चलिए मन होगा तो पहन लेंगे, ठीक है ना। साफ है, कौन सी है, ठीक है ना। तो ना एकदम साफ है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए सभी कोई, तो 7 गो देश हो गया ना। ये कौन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इधर से कौन हो गया, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड है इधर से, जैसे ये आएगा ना इधर, तो ये थाईलैंड यहाँ पर देश है। तो थाईलैंड देश से भी तो जलीय सीमा लगेगी, ये दोनों के बीच भी तो लड़ाई होगा। इधर से मान लिए कोई जाल लेकर के मछली के जाल लेके जाए, ये सब जाल वाला बात आज नहीं बोलना है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा समझाने के लिए समय ना बोलते हैं कि कैसे जलीय सीमा होगा। इसको आज हम लोग को रिविजन करना है, ठीक है, केवल बातों को बोलना है। तो देखिए ये अंडमान निकोबार हो गया, और ये हो गया थाईलैंड, तो इसके बीच भी जलीय सीमा लगेगी। अब चलिए हम लोग को देखना है 7 को देश मतलब जलीय सीमा, 7 को देश स्थलीय सीमा, जिनमें जलीय सीमा केवल 4, जलीय सीमा केवल 4, और वैसे ही स्थलीय सीमा केवल 4, और जलीय स्थलीय दोनों मिला करके जो है वह मतलब 3 ऊपर में और 4 इधर से, 3 ऊपर में, और 3 ऐसा है जिसके जलीय स्थलीय दोनों लगती है, याद रखना। 3 देश ऐसा है जिसमें जलीय स्थलीय दोनों लगती है, और वो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और म्यांमार है। देखिए भारत के अब हम लोगों को जानना है मुख्य रूप से दर्रा के बारे में, ठीक है ना। और इतना बात हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा किसे किसे गुजरती है, इसको भी एक बार बोल दीजिए। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। भारत के जो मानक समय 82.5 की देशांतर रेखा है, भारत का जो मानक समय 82.5 की देशांतर रेखा है, वह जो है कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो देख लीजिए कौन कौन है। उत्तर प्रदेश है, और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर से हो गया उड़ीसा, और इधर से हो गया आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से सीमा, 5 राज्यों को होते हुए मानक समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यह गुजरती है। और मिर्जापुर के नैनी इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी जगह से, एक नैनीताल अलग है जो कि उत्तराखंड में है, आई जगह हो गया नैनी, उससे गुजर रही है मेन भारत का जो है सेंटर मानक समय माना गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग को जानना है सबसे ज्यादा इसमें बताइए राज्यों से किस राज्य की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से उत्तर प्रदेश के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कौन कौन लगती है ये भी, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और राजस्थान और हरियाणा। तो ये 8 गो राज्य हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है। ऐसे पूछेगा कि बताइए 3 देश से सीमा लगती है किसकी किसकी, तो देखिए यह सिक्किम की है ना, सिक्किम की हो गया कौन, नेपाल, चीन और भूटान। और पश्चिम बंगाल की 3 देशों से लगती है सीमा, इधर से नेपाल हो गया,
भूटान हो गया और इधर से बांग्लादेश हो गया, तो पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। और इधर देखिए, अगर हम लोग कहें ये 2 गो देश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के देखिए, अरुणाचल प्रदेश के भूटान से लगता है कि नहीं, चीन से लगता है कि नहीं, इधर म्यांमार से भी लग जाता है। तो ये हो गया। और यह 3 देश से घिरा हुआ 3 गो राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और कहेगा कि 3 दिशाओं से एक ही देश से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है। देखिए 3 ओर से, इसके 3 दिशाओं से बांग्लादेश है और एक तरफ जो है भारत है। तो अब हम लोगों को महत्वपूर्ण दर्रा पढ़ना है कि कौन महत्वपूर्ण इसमें, मतलब 20-25 गो दर्रा हम लोग एक एक कर करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ मानसरोवर कैलाश पर्वत है, इसको कैलाश पर्वत कहते हैं। यहाँ एक मानसरोवर झील है, बड़ा झील, उसी के एक जगह है सनुखिया बाब। इस सनुखिया बाब से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और जहाँ प्रवेश करती है सिंधु नदी, ऊपर पर्वत में जो रास्ता बने होते हैं उसे दर्रा कहते हैं, और इसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है इसका? और भारत की सबसे ऊंची अगर दर्रा की बात करेंगे तो काराकोरम दर्रा है। कौन दर्रा है? काराकोरम, जो लद्दाख में पड़ते हैं। और काराकोरम हो गया, इधर से हो गया जोजिला, इधर से एक अधील, अधील, अधील भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। चलिए मेन बातें सब समझते चलिए। इस श्रीनगर से लेके और ये लेह तक की रास्ता जाती है जो जोजिला दर्रा है। जो जाती तो है तिब्बत तक, लेकिन कहेंगे कि श्रीनगर से लेह को जाने वाली दर्रा का नाम क्या है, तो जोजिला, जिसमें सिंधु नदी प्रवेश की है। और श्रीनगर से गिलगित जगह है ऊपर में पीओके के एरिया में, इस दर्रा का नाम है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को जाती है। श्रीनगर से जम्मू को जो जाती है इसका बनिहाल दर्रा नाम है। तो श्रीनगर से 3 दर्रा याद रखना है, गिलगित जाने वाली बुर्जिला दर्रा, लेह जाने वाली श्रीनगर से जोजिला, और श्रीनगर से जम्मू आने वाली बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि सड़क और रेलवे सुरंग के तौर पर जाने जाते हैं, जो भारत के सबसे बड़ी सड़क और रेलवे सुरंग है, जो इसी दर्रा में अवस्थित है, बनिहाल दर्रा में है, चेनानी नासरी और जवाहर सुरंग। अब हम लोग को जानना है हिमाचल प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण दर्रा। ऐसे एक आपसे कहेगा पीर पंजाल दर्रा भी, तो अधिकांश विस्तार जम्मू कश्मीर में, थोड़ा विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर ही कहेंगे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल एक पर्वत श्रेणी भी है और रास्ता का भी नाम है, पीर पंजाल दर्रा। देखिए यह हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर एक जो दर्रा है, पर्वतीय रास्ता है, जिसका नाम है बाड़ा लच्चा, जहाँ से चिनाब नदी शुरू होती है। बाड़ा लच्चा दर्रा से बताइए कौन नदी शुरू होती है? चिनाब। तो नदी के हिसाब से याद कर लेना है। यहाँ 2 धार शुरू होती है बाड़ा लच्चा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के। और ये घाटी का नाम है लाहुल। लाहुल घाटी के बाड़ा लच्चा दर्रा से 2 नदियाँ शुरू होती है, एक चंद्र नदी और एक भागा नदी। दोनों मिल जाती है तब इसे चंद्रभागा कहते हैं, और लोकल वहाँ नाम है चिनाब, तो इसको हम लोग चिनाब नदी भी कहते हैं। क्योंकि आगे चल करके यह चिनाब नदी, आगे चल के ये चिनाब नदी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ऊपर से झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, इधर से सतलज में मिल गया ब्यास, फिर आके मिल गया चिनाब में, और सब फिर जाके मिल जाता है सिंधु में आगे चल करके। चिनाब लेके जाती है सब धार को। तो अभी हम लोग बातों को समझे। बाड़ा लच्चा दर्रा से कौन नदी हो गया? चिनाब नदी हो गया। बाड़ा लच्चा दर्रा से कौन नदी? और जो रोहतांग दर्रा हम लोग पढ़े, ये रोहतांग दर्रा से रावी नदी। रोहतांग दर्रा से कौन नदी है? रावी नदी। और ये कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा जिला, माने घाटी जो 2 पर्वतों के जो सपाट वाला समतलीय भाग है उसे घाटी कहेंगे, और उसमें जो रास्ता बनल होगा उसे दर्रा कहेंगे, और पर्वतों के जो छोटे छोटे पर्वतों के समूह होगा उसे पर्वत श्रेणी कहेंगे। तो पर्वत श्रेणी अलग है, घाटी अलग है, दर्रा अलग है। तो ये जो दर्रा हम लोग पढ़ रहे हैं वो कांगड़ा घाटी में रोहतांग दर्रा है। यहाँ से रावी नदी शुरू होती है। कौन नदी शुरू होती है? रावी। 2 दर्रा हम लोग पढ़ लिए, बाड़ा लच्चा, रोहतांग। और ये जो सतलज नदी कैलाश पर्वत के, मानसरोवर के, सनोखिया बाप से सिंधु, और यह राकसताल झील,
मानसरोवर के राकस ताल से, मानसरोवर के राकस ताल से सतलज नदी शुरू होती है। और इसी सतलज नदी में, जो सतलज नदी प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, तो जो रास्ता बने हुए हैं उसका नाम है सिप किला दर्रा। क्या नाम है बताइए? तो 3 दर्रा हम लोग जो पढ़े, जिसमें सबसे पहले बारा लच्चा दर्रा और रोहतांग दर्रा और सिप किला दर्रा। चलिए बोलिए कौन कौन सी? बारा लच्चा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिप किला दर्रा। ये सभी जो है, ये सभी हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रा पढ़ लिए। देखिए, अगर हम लोग कहें उत्तराखंड के 4 दर्रा हम लोग को याद रखना है। माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, 3 गो दर्रा याद रखना है। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तब नीति क्रम से पर्वतीय रास्ता, ये सब पर्वत है। तो माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख की बात ये है कि काली नदी द्वारा निर्मित है। काली नदी नेपाल के मिलाम हिमनद से शुरू होती है और यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये घाघरा में मिल जाती है काली नदी। घाघरा नदी मिल जाती है ये बलिया और इधर है छपरा। ठीक है ना, दोनों की जिला में घाघरा नदी आकर के वो पार छपरा होगा और ये पार बलिया होगा। ठीक है ना, दोनों जिला प्रसिद्ध है खेसारी लाल के गाना से। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिए सभी कोई। अगर हम लोग कहें ये जो है नदी, कौन नदी हम लोग पढ़ रहे हैं? काली नदी पढ़ रहे हैं। इसी को जब उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है ना तो शारदा नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है तो कौन नदी कहते हैं? शारदा नदी। तो ये काली नदी जो ये दर्रा का निर्माण करती है, काली नदी जो दर्रा का निर्माण करती है उसे लिपुलेख दर्रा कहते हैं। लिपुलेख दर्रा कहेंगे किन 2 देशों के बीच में? भारत नेपाल और उत्तराखंड नेपाल। और किस नदी द्वारा निर्मित है? काली नदी। तो माना हो गया, नीति हो गया और लिपुलेख हो गया। इधर अब हम लोग आ जाएंगे तो सिक्किम पड़ेगा और सिक्किम में ये कंचनजंगा चोटी है। कौन चोटी है यहाँ पर? कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी है। और यहीं पर एक जो चोलामू झील है, ये अब दूसरी ऊंची झील हो गई है। ठीक है ना, दूसरी ऊंची झील भारत की चोलामू झील है। सबसे ऊंची झील अब हो गई है, जो हम लोग झील वाला में आगे भी देखेंगे, गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील जो यहीं पर, इसे थोड़ा ऊपर में उठ करके उत्तर भाग में यही, और ये उत्तर सिक्किम जिला में है। इसकी ऊंचाई 5430 मीटर मापी गई है। पहले चोलामू पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे गुरु डोंगमार। और ये 5330 मीटर का है, तो ज़्यादा वो हो गया ना गुरु डोंगमार। तो यही चोलामू झील के पास, कंचनजंगा चोटी के पास है चोलामू झील। और उसी चोलामू झील से शुरू होती है तीस्ता नदी। कौन नदी शुरू होती है? तीस्ता नदी। और यह नदी के द्वारा 2 दर्रा बने हुए हैं, जिसको हम लोग को पढ़ना है। इस नदी के मार्ग के द्वारा 2 पर्वतीय रास्ता बने हुए हैं और वह 2 रास्ता गंगटोक तक जाती है। पहले गंगटोक से एक थिम्पू तक जाती है और एक गंगटोक से ऊपर होते हुए, मैंने थोड़ा यहाँ निर्माण कर दिया इसकी धार, और आगे चल जाती है लहासा तक, तिब्बत की राजधानी लहासा तक। तो जो ऊपर की ओर जाती है उसका नाम है नाथुला और जो नीचे की ओर जाती है उसका नाम है जलैपला। तो इसको सब किन्हीं को जो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे याद रखिए कि जो भी मतलब जो है गाय भैंस वगैरह को जो नाथा जाता है, ठीक है ना, तो वो आगे की तरफ न रहता है, तो उसको ऊपर की तरफ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये नाथुला हो जाएगा। जल का लेवल नीचे रहता है तो उसको क्या याद रख लीजिएगा? जलैपला। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखें तो नाथुला जलैपला कहाँ हो गया? सिक्किम में हो गया। गंगटोक से एक थिम्पू को जोड़ेगा, एक गंगटोक से लहासा को जोड़ेगा। फिर इधर हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ कैलाश पर्वत के चेमयुंगडुंग हिमानी से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग जंगबो। क्या कहते हैं बोलिए तो? यारलुंग जंगबो। कहाँ कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं यारलुंग जंगबो। और इसी को सांगपो भी कहते हैं। ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम है याद रखिए, नमचा बरवा चोटी। कौन चोटी है? नमचा बरवा
चोटी के पास ही प्रवेश करती है, और चोटी है जो कि हिमालय के इस एरिया में, पूरे बृहत हिमालय का अंतिम बिंदु यही है नमचा बरवा चोटी। तो नमचा बरवा चोटी में प्रवेश के पास जो रास्ता बना हुआ है, तो ऊंची बिंदु ना हो गया, ये ऊंची बिंदु हो गया। और जो रास्ता, जो घाटी जो बने हुए हैं, ठीक है ना, उसका नाम है यंग्याप दर्रा। कौन दर्रा है बोलिए तो? यंग्याप दर्रा। जो घाटी बना हुआ है जाने के लिए, रास्ता जो बना हुआ है, वो यंग्याप दर्रा हो गया, नमचा बरवा चोटी हो गया, और इसी में ही प्रवेश करती है। और तब इसे दिहांग नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? दिहांग। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और बांग्लादेश में भी जाती है तब ब्रह्मपुत्र ही कुछ दूर तक कहते हैं। जब इसमें ये तीस्ता नदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आके मिल जाती है, तब जमुना कहते हैं। तब क्या कहते हैं? जमुना। तो यही यारलुंग, जंगपो, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सब किसका नाम है? यह ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। क्योंकि असम में ज़्यादा बहती है, भारत में सबसे ज़्यादा लंबाई में असम में, इसीलिए ब्रह्मपुत्र प्रचलित है। तो ये हो गया यंग्याप दर्रा। और ये कौन दर्रा हो गया बताइए? यंग्याप। और इधर है दिफू दर्रा, और इसके पीछे एक बोमडिल्ला दर्रा है। तो बोमडिल्ला और एक दिफू, आई हो गया यंग्याप। बोमडिल्ला, दिफू और यंग्याप, ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। फिर एक लास्ट अंतिम में तुजो नहीं, तुजू, ठीक है ना, तुजू दर्रा। कौन दर्रा कहेंगे? तुजू दर्रा। उसके बाद कहानी खत्म है इधर दर्रा की। फिर अभी दर्रा, अब नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे 5-7 को दर्रा नीचे में, दक्षिण भारत में, क्योंकि इधर भी पठारी एरिया है, तो इधर भी पर्वतीय रास्ता होंगे। तो अब हम लोगों को जानना है इसमें कि दक्षिण क्षेत्र के कुछ दर्रा सभी पढ़ेंगे। और इसमें जैसे एक यह जो है, देखिए आप, श्रीलंका है, ठीक है। अच्छा, ये जब एक साथ इसमें का जो कुछ बचा हुआ है, उस साथ में ही दूसरा चैप्टर शुरू कर देते हैं। जब इसमें का कुछ जो लास्ट वाला सेक्शन है, दूसरा चैप्टर में उसको पढ़ा दिया जाए एक ही साथ, ताकि ये क्रम में हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के जो है स्थिति जो है, ऊपर से देखा जाए तो सबसे ऊंचे में क्या होंगे? तो सबसे ऊंचे में पर्वत होंगे, तब पहाड़ होंगे, तब पठार होंगे, तब मैदान होंगे, और तब समुद्र तल होगा, यानी समुद्र का लेवल होगा, ठीक है। तो ऊपर रूप से कैसे दिखता है भारत, तो इसके भौतिक स्वरूप को हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे माने भारत के जो भौगोलिक विस्तार है, वह सबसे ऊंचे में पर्वत, और जो ऊंचा रहेगा वो कम रहेगा, फिर जो नीचे रहेगा तो ज़्यादा फैल जाएगा, फिर उसके नीचे ज़्यादा फैल जाएगा। तो सबसे ऊंचे पर्वत जो कि 10.7%, और तब पहाड़, और फिर अच्छा एक और बात है, इस सब में जानते हैं ना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, फिर रेड क्लिफ रेखा, फिर डूरंड रेखा, ये सब तो जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए अब पर्वत हो गया, पहाड़, पहाड़ है 18.6%, फिर पठार है 27.7%, फिर मैदान है जो बच गया 43%। 43% क्या हो जाएगा? मैदान। पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान ऊंचाई के हिसाब से। तो अब हम लोगों को जानना है एक एक कर करके, पर्वत फिर जानेंगे, पहाड़ जानेंगे, फिर पठार जानेंगे, फिर मैदान जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्वत। हिमालय पर्वतमाला जो है, हिमालय पर्वतमाला जो कि भारत की जलवायु को जो है अलग थलग करता है, यह हिमालय पर्वतमाला के हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे? 4 श्रेणियों में। देखिए हिमालय पर्वतमाला जैसे भारत के तरफ से है, तो यह उठा हुआ है, उत्तल ऐसे है ऊंचाई में, ठीक है ना। और उधर से जो है, उधर से यह उधर से यह ऊपर उठा हुआ नहीं, मतलब जैसे इधर से गया वैसे तिब्बत के तरफ से नहीं है, इधर से ही जाती है इस रूप में, ठीक है। और उधर से ऐसे, ठीक है ना, मतलब वो भी इधर से ऊपर ऐसे उठा हुआ, माने ये अवतल हो गया, ठीक है ना। ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? उत्तल हो गया। इधर से ऐसे धसे हुए, तब ऐसे उतर रही है, तो उस साइड में अवतल, इधर से जो है उत्तल उठा हुआ भाग, और उधर से धसा हुआ भाग। तो देखिए इधर से जो हिमालय पर्वतमाला है, तो इस तरीके से जो जा रही, तो सबसे नीचे में है इस शिवालिक हिमालय, और सबसे बीच में हो गया मध्य हिमालय, और ऊपर में बिरहत। कौन हिमालय है? बिरहत। और वो पार तक आ गया, भारत का विस्तार वो पार तक है, तो वो पार माने उधर से झुका हुआ, उधर का सबसे ऊंचा बिंदु ही होगा वो पार से, तो उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो उधर से कौन हो गया? ट्रांस, इधर से विरहत,
और इधर से हो गया मध्य, और इधर से हो गया शिवालिक। मध्य लघु हिमालय उसे कहते हैं। तो इस तरीके से इस पार पूरा 3 और उस पार लगभग एक 4 ट्रांस हिमालय है। तो इस उधर से भी तो ऊंचे वाला ही जगह है ना, ट्रांस हिमालय भी ऊंचा वाला जगह है और वृहत हिमालय में, लेकिन सबसे ऊंचा वाला जगह वृहत हिमालय है। वृहत हिमालय में ही सबसे ऊंचे ऊंचे बिंदु है जो कि भारत में, भारत और नेपाल क्षेत्र में पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, आखिर सबको अलग करे वाला तो देखिए क्या है कि एक फिक्स ऊंचाई वाला भाग, आखिर का नाम ट्रांस काहे किया गया, इसको वृहत काहे किया गया, इसको लघु का है, इसको शिवालिक का है। तो ट्रांस हिमालय की जितनी मिट्टी है उसकी बनावट एक जैसी है, एक फिक्स समय में उसका निर्माण हुआ। वृहत हिमालय का एक फिक्स समय में वो मिट्टी का संगठन हुआ, निर्माण हुआ। लघु का एक फिक्स समय में, और शिवालिक एक फिक्स मिट्टी का बना है। इस आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊंचे जो है वह ट्रांस हिमालय है। कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय उस पार में जो है, इसका 3 भाग है। ट्रांस हिमालय का 3 भाग है, ठीक है ना। एक हम लोग कह लेते हैं इसको काराकोरम। सबसे ऊपर वाला कौन हो गया? कारा, मान सबसे ऊपर नहीं, सबसे उत्तर वाला हो गया कौन? काराकोरम। और तब हो गया लद्दाख, और तब हो गया जास्कर। 3 गो श्रेणी किसका है? ट्रांस हिमालय का। और ये काराकोरम लद्दाख आखिर ये दोनों काहे अलग अलग है? क्योंकि बीच में एक श्योक नदी बहती है। कौन नदी बहती है? श्योक। श्योक नदी के वो पार को काराकोरम कहते हैं, नीचे वाला पार को लद्दाख कहते हैं। यही हो गया काराकोरम लद्दाख। और ये जो लद्दाख और जास्कर के बीच में जो एक नदी बहती है, इसे सिंधु नदी कहेंगे। कौन नदी कहेंगे बताइए? सिंधु। तो काराकोरम लद्दाख को जो अलग करने वाला कौन नदी हो गया? श्योक नदी। और लद्दाख जास्कर को अलग करने वाला कौन? सिंधु नदी। इसी काराकोरम चोटी में सबसे ऊंची बिंदु जो है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची बिंदु है, गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व की दूसरी ऊंची बिंदु है, और हिमालय की भी दूसरी ऊंची बिंदु है। इसको केटू भी कहते हैं, काराकोरम चोटी भी कहते हैं। 8611 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है बताइए? एक बात बस याद रखिए इसमें, लद्दाख में जो है, ये लद्दाख श्रेणी में राकापोशी चोटी है। लद्दाख श्रेणी में जो है राकापोशी है। राकापोशी दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है, माने ऊपर से सबसे तेजी से ढलाव सबसे ज़्यादा है दुनिया में। इतना ढलाव जो है नीचे की ओर किसी भी पर्वत का नहीं है। तो राकापोशी चोटी सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। और जास्कर श्रेणी नीचे में हो गया, जहाँ जास्कर नदी बहती है। इसमें कौन नदी जास्कर श्रेणी निर्मित है? किस नदी द्वारा? नीचे से इसमें बहती है जास्कर नदी। तो इसीलिए सिंधु में मिल जाती है, ऊपर से श्योक और नीचे से जास्कर। जास्कर, श्योक, ये सब नदी हम लोग पढ़ेंगे। तो बस अभी इसमें इतने ही याद रखना। ट्रांस हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ऊपर है इसमें केटू है, और इसी में जो है राकापोशी है, और जास्कर नदियाँ बहती है। इसी में जो है बहुत सारे, जैसे कि खारे पानी की झील, पेगोंग झील, सोमोरिरी झील, इसी में है। 3 गो हम लोग पढ़ेंगे धाम, जिसमें अमरनाथ गुफा। कौन गुफा बताइए? अमरनाथ गुफा, अमरनाथ मंदिर जो है, ठीक है ना, उसमें बनाया गया है। और एक हम लोग पढ़ेंगे इसी में अमरनाथ और वैष्णो माता। वैष्णो माता धाम जो है यहीं पर है। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं एक चरार ए शरीफ। क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? चरार ए शरीफ। सब ट्रांस हिमालय का भाग है, ऊंचाई वाला जगह हमें, सब बर्फीला वाला जगह हमें पढ़ते हैं। तो दूसरा हिमालय है, पहले दूसरा के पहले हम लोग जानते हैं ट्रांस और विरहत के बीच को अलग करने वाला, ट्रांस और विरहत हिमालय को अलग करने वाला यह ITSZ, इंडस, टी से सांग, टी से NPO माने सांगपो, टी साइलेंट हो जाएगा, और एस से सच्चर, जेड से जोन, इंडस सांगपो। टी से NPO को टी से शुरू होगा, टी साइलेंट हो गया तो क्या होगा? सांगपो। इंडन सांगपो सच्चर जोन। इस बृहत सपाट का एरिया है, जहाँ से पता चलता है कि ये वो अलगे ही भाग है हिमालय का। आई बीच बीच में सपाट वाला एरिया है, इधर से पता चलता है कि ये वो अलगे भाग है। तो उस क्षेत्र को, बीच वाला सपाट वाला भाग को ITSZ कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? ITSZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन। और तब यहाँ से शुरू हो जाता है बृहत हिमालय। कौन हिमालय शुरू हो जाता है? बृहत।
बृहत हिमालय में देखिए इस शुरुआत कहाँ से होती है? नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। कौन पर्वत है? और पाकिस्तान की सीमा पर लगती है। अधिकांश भाग पाकिस्तान क्षेत्र में ही पर्वत के पड़ते हैं, नंगा पर्वत के। तो यहाँ से ले करके हम लोग को भारत का पूरा जानना है, तो ये जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ आप देखेंगे नमचा बड़वा तक, नंगा पर्वत से नमचा बड़वा तक को बृहत हिमालय कहते हैं। जो सब इसीलिए इसका लंबा है, इसीलिए इसको बृहत, महान, हिमाद्री, ठीक है ना, सब किसको कहते हैं बताइए? यह बृहत हिमालय का ही नाम है। तो इसी में ऊंची ऊंची चोटी जो है यह नंगा पर्वत, ये नमचा बड़वा चोटी है। फिर जो है हम लोग पढ़ते कामेट चोटी जो एकदम चीन और उत्तराखंड की सीमा पर है, यह भी बृहत हिमालय में ही पड़ते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें गौरी शंकर चोटी, मकालू पड़ेगा, फिर इसमें आगे एवरेस्ट चोटी पड़ेगा, फिर मसालू पड़ेगा, फिर कंचनजंगा पड़ेगा। यानी कि इसी में गौरी शंकर, मकालू या एवरेस्ट, मसालू और फिर यह जो है कंचनजंगा। कौन पड़ेगा? ये कंचनजंगा। तब फिर इधर से आ जाएगा नमचा बड़वा। कम से कम इतनी चोटी याद रखना है। ये सब तो नेपाल की है, भारत की जो चोटी सब याद कर लेना है। तो यह बृहत हिमालय ऊंची माउंट एवरेस्ट इसी में कह देंगे, सबसे ऊंची है 8,850। एग्जैक्ट इसका हाइट मपाया ना 8,848, जो कि 1953 में मपाया, 1954 में मपाया। ये 8,848, 8,850 जीपीएस सिस्टम से मापा गया 1999 में। ठीक है, अभी 2021 में सही तरीका से तिब्बत और नेपाल ने संयुक्त रूप से इसकी हाइट मापे हैं, तो 8,848.86 एग्जैक्ट हाइट मापाया है इसकी, इतनी मीटर। ठीक है, तो इतना याद रखना है, 8,848.86 मीटर इसकी, माउंट एवरेस्ट की। फिर जो है इस बृहत हिमालय को लघु हिमालय से, तीसरा नंबर जो हिमालय है, अलग करने वाला एमसीटी है। क्या है बोलिए तो? एमसीटी। सब कोई ठीक है? लघु हिमालय को और बृहत हिमालय से अलग करने वाला कौन है बता दीजिए? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तब इसके बाद लघु हिमालय शुरू हो जाता है। और लघु हिमालय की बात करते हैं हम लोग, तो लघु हिमालय में बहुत सारी घाटी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पीर पंजाल घाटी, जो कि दरा भी पढ़े थे हिमाचल प्रदेश में। ये लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, कामेट, नमचा बरवा, कामेट और मसूरी, ठीक है ना। ये चलिए क्रम से देखते हैं, पहले पीर पंजाल, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा घाटी सब है। पीर पंजाल घाटी, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। मसूरी, नाग टिब्बा, मसूरी घाटी है, जो कहाँ पर पड़ते हैं? उत्तराखंड में। नाग टिब्बा भी कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। ये सब बहुत सारी घाटियाँ है। फिर इधर से और ये देखिए, ये लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा पड़े हैं ना, इसके ऊपर में एगो धौलाधर श्रेणी है। कौन श्रेणी है बताइए? धौला। तो 4 गो आप याद रखिएगा, धौलाधर, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, मसूरी, नाग टिब्बा उत्तराखंड, और यह हो गया धौलाधर, और ये हो गया महाभारत रेंज। और धौलागिरी आपको कहेगा ना, तो एगो चोटी है। धौलाधर एगो पर्वत श्रृंखला है, और धौलागिरी जो है एक चोटी है जो नेपाल में है। और धौलाधर घाटी कहेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर घाटी, ठीक है। और धौलागिरी कहेंगे चोटी है जो कहाँ है? नेपाल में है। और ये हो गया महाभारत रेंज, ये कौन श्रृंखला हो जाएगी? महाभारत रेंज। तो यह जो है सभी लघु हिमालय में पड़ते हैं। लघु हिमालय में बहुत, अब चूंकि यहाँ पर पर्वतीय भाग थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रहते हैं, तो यहाँ घास भी मिलने लगता है, और हरे भरे घास जो है यह इस एरिया में बहुत ज़्यादा लघु हिमालय में मिलते हैं। तो ये हरे भरे विस्तृत घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे, क्या सर ठीक है? टोपी पहन करके नीचे ध्यान दिए हुए हैं, सब टोपी पहने ऐसे, एकदम कंसंट्रेशन बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? ठीक है ना? तो देखिए, घर पर सब कोई खुश है, कोई आपके बारे में सोचियो नहीं रहा है, चाहे किसी के बारे में, ठीक है ना। सब अपना अपना में मस्त रहता है, मग्न रहता है,
ठीक है, तो फिर आप सोच करके क्यों व्यर्थ के समय बर्बाद करेंगे, है कि नहीं, कि घरे क्या होगा कैसे, जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और बातों को पढ़िए समझिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें लघु हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लघु हिमालय में ऊंची मतलब बहुत सारे घास के मैदान हैं, तो अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब कहाँ पर है बताइए, जम्मू कश्मीर में। मर्ग नाम से जितना भी कहेगा ना, खिलनमर्ग, गोनमर्ग, सोनमर्ग, बहुत सारे इसे घूमे वाला जगह है, ठीक है ना, हरे भरे घास के मैदान पूरा भरे रहते हैं। तो ये जो है मर्ग कहते हैं। वहीं उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और इस बुग्याल प्यार एरिया में एक भोटिया नाम की जनजाति है, बहुत संख्या में उत्तराखंड में रहती है, ठीक है ना। इसको खानाबदोश जनजाति कहते हैं। लघु हिमालय में याद रख लीजिएगा, ये भटकते रहता है अपने भोजन की तलाश में, गर्मी में चल जाता है ऊपर भाग में, ठंडी में उतर जाता है नीचे भाग में। और इसमें जो जैसे मनाली हो गया हिमाचल प्रदेश का, शिमला हो गया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का, ये सब जो है पड़ता है लघु हिमालय में। मसूरी तो पहाड़ी भी पड़े हैं और शहर भी है, जो कि उत्तराखंड में लघु हिमालय में है। अब ध्यान दीजिए, इसमें घूमने वाला जगह सभी भी है, जैसे 5 जगह याद रखेंगे। गंगोत्री जो गंगा नदी शुरू होती है, यमुनोत्री जो यमुना नदी शुरू होती है, केदारनाथ यही जो है गंगा की ही, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है, दोनों केदारनाथ और कौन सी, बद्रीनाथ, और एक हेमकुंड साहिब। तो 5 को याद रख लीजिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। क्या क्या बोले बोलिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तराखंड में। और कौन हिमालय में पड़ते हैं, लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। उसके नीचे लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय उसके नीचे आ जाएगा, जिसे निम्न हिमालय कहेंगे, ठीक है, जिसे निम्न हिमालय कहेंगे, नवीन हिमालय कहेंगे या शिवालिक हिमालय कहेंगे। और यह लघु शिवालिक को अलग करने वाला MBF है। कौन है बताइए, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में बने, सबसे नीचे है, और इसके बनावट अभी भी संगठित हो रहे हैं, पूरी मजबूती से बंधा नहीं है। इसके कारण यह उत्तराखंड एरिया में जितना दून द्वार वाला एरिया पड़ता है, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार और इस सब काठमांडू वाला एरिया, ये सब पड़ते हैं शिवालिक हिमालय में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भूस्खलन की घटना घटित होते हैं, एकाएक ऊंचा से बहुत एरिया तक पहाड़ धस जाता है नीचे की ओर, कहिए ना गांव मतलब कि धस गया उसमें, समझ रहे हैं ना, कितना आदमी मर जाता है। लेकिन पहले से अनुमान लग जाता है थोड़ा मोड़ा, तो गांव खाली कर दिया जाता है। और कभी नहीं अनुमान लगा तो एकाएक मृत्यु भी हो जाती है, 200, 400, 500 आदमी सबकी, ठीक है। तो क्योंकि मिट्टी की संगठन मजबूत नहीं है, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं घटित होते हैं। कौन हिमालय में बताइए, शिवालिक हिमालय में। अब देखिए, ये तो हम लोग पर्वतीय श्रेणी के हिसाब से बांटे, और एक क्षेत्र हिसाब से, नदी के बीच के हिसाब से, यानी हम लोग कहेंगे प्रादेशिक सीमा के आधार पर हम लोग बांटेंगे 4 भागों में। एक पर्वत श्रृंखला के आधार पर 4 भाग, एक प्रादेशिक सीमा के आधार पर जो है 4 भागों में बांटेंगे, यानी राज्यों की सीमा के आधार पर। तो देखिए, इस सिंधु नदी और सतलज नदी जो शिपकिला दर्रा में, जोजिला दर्रा में प्रवेश की थी, इसके बीच के हिमालय को पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पंजाब या कश्मीर हिमालय, किसके किसके बीच, तो सिंधु और सतलज, सतलज और सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम। इसमें सबसे ज्यादा जो है यह नेपाल हिमालय है। कितना किलोमीटर की है, 800 किलोमीटर की। और ये जो है याद रख लेना है, जो यह दूसरी हिमालय जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं कश्मीर पंजाब हिमालय, ये कितना है 560। और तब ये दूसरा में ये है 720 किलोमीटर की, कौन, असम हिमालय। और कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर। तो क्रम से ऑर्डर देगा तो इसको बता देना है। और किसके किसके बीच में हो गया, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। देखिए, अगर हम लोग देखें
तो यह हिमालय पर्वतमाला का पूर्वोत्तर एरिया के बारे में विशेषकर हम लोग पढ़ेंगे, इस एरिया के बारे में हिमालय के। तो इसमें डफला, अहोर, मिरी, मिसमी, डफला, अहोर, मिरी, मिसमी, आई पटकाई बूम, डफला, अहोर, मिरी, मिसमी, पटकाई बूम, सब कहेंगे। ये डफला और मिरी, मिसमी तो अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, जनजाति के भी नाम है और पहाड़ के भी नाम। चलिए कम से कम खाना पीना नहीं तो पानी तो पिया जाए। चाय पीना है किनको किनको, पीना है ना। लेकिन जानते हैं आप लोग, मानिए नहीं मानिए, अब क्या है कि जो पैकेट हम रखे पैकेट नहीं मिला। आप लोग को लगेगा कि नहीं, लगेगा आप लोग को कि नहीं सर जी मतलब ऐसे बहाना कर, लेकिन यकीन मानिए हम जो है खुजवाए भी है और हम खुद ढूंढे हैं, ठीक है ना। तो 7 बजे 8 बजे से कल भी, तो लेकिन कहीं मतलब मेरा वो इधर के हमको लगता है कूड़ा उड़ा में शायद रखा हुआ था, तो वो फेंका होगा या फिर फेंका गया होगा या फिर जैसे, लेकिन जब मिलेगा तो पियेंगे, ठीक है। और सुबह, अरे सही बात बता रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करिए नहीं करिए, लेकिन वास्तव में नहीं मिला है, ठीक है। हम बहुत परेशान भी थे कि बताइए बोल दिए और सब लोग को नहीं पिलाएंगे तो क्या, मतलब सब तो कहेगा कि सर इसी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो है फिर हम सोचे कि हम भी सोचे कि बाहर से मंगवा के पिला देंगे, कहेंगे कि वहीं दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है ना। तो फिर सोचे कि नहीं, ये वाला बात एकदम सही रहना चाहिए ना, आदमी को सत्य पर रहना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर जब मिलेगा तो फिर देखेंगे, अभी पढ़िए। लेकिन मैराथन क्लास लिए हमको 1 डेढ़ साल हो गया है। अब बिना खाए पिए 10 तो नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी आधा घंटा में जो है 45 मिनट में पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है ना। लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, अब थोड़ा छोड़ छोड़ के भी जो इम्पोर्टेंट है वहीं से पढ़ाएंगे। काहे काहे कि पहले जान है तब ना जहान है। पढ़ा ले आवाज़ फंस जाए, कल से पढ़ेबे नहीं करे तो फिर। हमारे ऊपर पूरा दुनिया थोड़ी टिकल है, आपका नौकरी आप पढ़िएगा तो होगा, है कि नहीं। हमारा से जितना होगा उतना पढ़ाएंगे आपको, जो है आप पढ़ेंगे तब नौकरी होगा। कोई सोच ले कि ना हम तुरा नौकरी दिलवाइए के छोड़ेंगे, तो वो मूर्ख है, पहले समझ रहे हैं ना। आप नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं होगा, ठीक है। दिलवाने से नौकरी नहीं होता है, खुद मेहनत करने से होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी को ही। तो हम लोग को जानना है डफला, अहोर, मिरी, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में जनजाति के नाम पर ही पटकाई बूम है। पटकाई बूम की पहाड़ी इधर जो है अरुणाचल पर, इधर जो है म्यांमार और इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाने वाली कौन पहाड़ी है, बोलिए, पटकाई बूम की पहाड़ी। और इधर जो है नागालैंड की सबसे ऊंची बिंदु सारामती है। आपसे पूछेगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची बिंदु कौन, सारामती, जो किसकी ऊंची बिंदु है, नागालैंड की। मणिपुर की पहाड़ी है जिसे लेमा टोल पहाड़ी कहते हैं। और ये मिजोरम की पहाड़ी है जिसे में बुल्लू माउंटेन ऊंची बिंदु है। दूसरी ऊंची बिंदु कहेंगे सारामती के बाद कौन है, बुल्लू माउंटेन, जो किसकी पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी है, मिजोरम की पहाड़ी की ऊंची बिंदु है। देखिए इधर त्रिपुरा हो जाएगा, इसे पहाड़ी एरिया नहीं है। लेकिन असम क्षेत्र में ये पढ़ेंगे मिकिर और बराक घाटी, मिकिर और ये कौन है, बराक घाटी। ये सभी जो है कहाँ पर पड़ते हैं, असम में। ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी है। और याद रखिएगा ये जो जितना हम लोग मिकिर पढ़े हैं, गारो खासी जयंतिया, ये दक्षिण भारत जो कि विंध्याचल पर्वत से लेके और कैमूर पहाड़ी तक, इसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं। इसके नीचे वाला भाग को प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत कहते हैं, दक्षिणी पठार कहते हैं। और इसकी मिट्टी की बनावट एक जैसी है, और इसकी मिट्टी उठ करके समझिए जब निर्माण हो रहे थे स्थलों का, तो यहाँ की मिट्टी उठ करके यहाँ पर बने हुए हैं। यानी गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है, दक्षिण भारत के पठारी भाग है, ठीक है ना। उससे ही पूरा पर्वत बना हुआ है दक्षिण भारत के, गारो खासी और जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। यहाँ तो मिकिर है और ये कौन है, रेंगमा। और ये जो बराक घाटी है ये हिमालय का है, लेमा टोल पहाड़ी जितना ये सब पढ़े हैं ये सब हिमालय के। तो ये 5 को याद रखिएगा दक्षिण भारत के ये पहाड़ी एरिया, गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। अब हम लोगों को जानना है, एक पहले इधर थोड़ा पढ़ लेते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है यह दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक है। कौन पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और कुछ कुछ विद्वान का मानना है कि सबसे पुराना ये पर्वत है, कुछ का मानना है नहीं नवीन वलित पर्वत है।
ठीक है, तो दोनों मानना है। अरावली की सबसे ऊंची बिंदु जो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू की सबसे ऊंची बिंदु है। कौन सी बताइए? गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? दिल्ली से अजमेर तक की कंटिन्यू नहीं है, कट छट गया है, बीच में मैदान आ गया है, फिर पर्वत है, मैदान है, पर्वत है। और अजमेर से अहमदाबाद तक लगातार है, पूरा उठा हुआ ऊपर, ठीक है ना। यह अरावली पर्वतमाला। और यह अरावली के जस्ट इधर और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये मेवाड़ का पठार पूरा के पूरा पड़ते हैं राजस्थान में। और ये पड़ते हैं मालवा का पठार। कौन पठार है? मालवा, जहाँ से 3 नदियाँ शुरू होती है मालवा के पठार से। मालवा पठार से कितने नदी शुरू होते हैं? 3 नदी, एक चंबल नदी, एक चंबल नदी, और एक केन नदी, और एक बेतवा नदी। और ये तीनों मिल जाती है कौन सी में? यमुना में मिल जाती है। मालवा पठार से शुरू होती है, चंबल, केन और बेतवा, जो कि यमुना की सहायक नदी है। विंध्याचल पर्वतमाला हम लोग पढ़ते हैं जोबत हिल पहाड़ी से लेके गुजरात में, कैमूर पहाड़ी तक बिहार में, और इसके ऊपर उत्तर भारत और इसके नीचे दक्षिण भारत, 2 भागों में बांटे वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत। ये है सतपुरा की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी क्रम से, जिसमें मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची बिंदु अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियां शुरू होती है, एक जो है सोन नदी गंगा में मिल जाती है दानापुर में, और एक जो है यहीं से शुरू होती है महानदी, जहाँ पर एक सबसे ऊंचा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है उड़ीसा के संबलपुर जिला में। और यही तो छोटा यहाँ से मतलब अमरकंटक से शुरू होती है सब। और इधर एक नदी आती है जिसका नाम है, जो कि विंध्याचल सतपुरा के बीचों बीच आती है, नर्मदा नदी। 2 पर्वत के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन नदी? नर्मदा नदी। सतपुरा के नीचे में ताप्ती नदी शुरू होती है, आकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पहाड़ है? तो कहेंगे सतपुरा की पहाड़ी है। किसके किसके बीच में है बताइए? नर्मदा ताप्ती के बीच में सतपुरा की पहाड़ी है। और ये नर्मदा ताप्ती नदियाँ दोनों डेल्टा न बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा न बना करके दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। इधर आएंगे, इसको कहते हैं हम लोग, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। सुनते हैं दक्कन? दक्कन सुनते हैं ना? ये दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, और ये त्रिभुजाकार आकृति में है पूरा, मतलब इस रूप में है इसकी आकृति। और इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। विदर्भ, विदर्भ जगह इधर पड़ते हैं, ठीक है ना। और यह नीचे जैसे पठारी एरिया जो बड़ी बड़े है उस सब हम लोग देख रहे हैं, नीचे में है, इसको हम लोग धारवाड़ पठार कहते हैं। धारवाड़ पठार पूरा बड़ा है कर्नाटक में, इसका 2 भाग है, पूरब पश्चिम, और एक इसको फिर 2 भाग में बांट देंगे, उत्तर और दक्षिण। तो जो इस साइड वाला जो उत्तर वाला पूरब उत्तर पूरब वाला भाग है, इसको हम लोग इसको कह सकते हैं दक्षिण और पूर्वी भाग। तो इसे कहते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है कावेरी नदी। और ई पूर्वी दक्षिण पूर्वी इस साइड वाला भाग को कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन पहाड़ी कहते हैं? जो धारवाड़ का ही भाग हो जाएगा, धारवाड़ का 2 भाग, ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन। फिर हम लोग आते हैं तो नीलगिरी क्षेत्र पड़ता है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला है। इसकी सबसे ऊंची बिंदु है डोडा बेटा, डोडा बेटा। और सतपुरा की ऊंची बिंदु पूछा जाता है, कौन है? धूपगढ़ है, धूपगढ़ ही 1350 मीटर की। कौन है? धूपगढ़ ही। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे डोडा बेटा 2637 मीटर। दूसरी ऊंची बिंदु दक्षिण भारत की कहेंगे तो कौन है? बता दीजिए। डोडा बेटा कितना ऊंचा है? 2637, तमिलनाडु में पड़ते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु है। और इसके नीचे ध्यान दीजिए आनामलाई की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है इधर? आनामलाई की पहाड़ी। और ये आनामलाई 3 ओर से घिरा है। आनामलाई कितने ओर से घिरा है? ये कार्डमम पहाड़ी जो कि केरल में पड़ते हैं, और ये पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। तब पालनी, नीलगिरी और कार्डमम से घिरा हुआ आनामलाई की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची बिंदु अनयमुदी है। चलिए बोलिए, इसकी सबसे ऊंची बिंदु कौन है? अनयमुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना है बोलिए तो? सबसे ऊंची बिंदु हो गया। और इसी पालनी पहाड़ में सेवराय की भी पहाड़ी है। पालनी पहाड़ के अंदर में कौन है? सेवराय की पहाड़ी।
जो कि पूर्वी घाट की सबसे लास्ट बिंदु हो जाएगा, और पश्चिमी घाट की भी, और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है सेवड़ाई की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी का एक भाग है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी कोई, हम लोगों को ये तो हम लोग बीच वाला क्षेत्र देखे, ये पश्चिम घाट में एक समानांतर समानांतर पर्वत फैला हुआ है, इसे हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। इसी को कहते हैं सह्याद्री, और इस सह्याद्री को दो भाग में बांटने वाली 16 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और इसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, इसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ये में सबसे ऊंच बिंदु जो है वह है यह कलसुबाई, क्या है बताइए तो, माने उत्तरी सह्याद्री की, और दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची बिंदु कुद्रेमुख है, और यह कलसुबाई हो गया, ये कुद्रेमुख हो गया, और यह कुद्रेमुख सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। और कलसुबाई जो है ये 1664, ये 18 साढ़े 1800 के आसपास है, कौन, कुद्रेमुख। तो सबसे ऊंचा कहेंगे तो कौन है, कुद्रेमुख हो गया। इसी में लेकिन ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है, इसकी दूसरी ऊंची बिंदु महाबालेश्वर, कौन है बताइए तो, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची बिंदु कौन है, महाबालेश्वर, ऊंची चोटी है, और यहाँ से 5 नदियां शुरू होती है, कृष्णा नदी, गायत्री नदी, सावित्री नदी, एना नदी, कोयना नदी। कौन कौन बताइए, कृष्णा, गायत्री, सावित्री और एना और कोयना। कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एना और कोयना, ये सब कहाँ से शुरू होती है, महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर में ऊंचा ऊंचा 3 गो बिंदु है, सबसे ऊंचा बिंदु का नाम है विल्सन पॉइंट, क्या नाम है बताइए। और दूसरी ऊंची बिंदु इसी, देखिए एक पहाड़ रहता है तो एक इस रूप में ऊंचाई रहेगा, फिर थोड़ा हट के कोई दूसरा पहाड़ी एरिया आ जाएगा, और सब के एक को बोलेंगे महाबालेश्वर, वही में कोई ऊपर उठा हुआ बिंदु हो गया, फिर दूसरा उठा बिंदु हो गया। तो 3 ऊंची बिंदु महाबालेश्वर की, एक में बिल्सन, 2 में ऑर्थर सीट, और 3 में नीडल होल। और नीडल होल पॉइंट को एलिफेंटा पॉइंट भी कहते हैं। नीडल होल पॉइंट को क्या कहते हैं, एलिफेंटा पॉइंट। एक हम लोग एलिफेंटा दर्रा पढ़ेंगे जो श्रीलंका में है, पर्वतीय रास्ता है, एलिफेंटा दर्रा, वो कहाँ पर है, श्रीलंका में। और एक एलिफेंटा पॉइंट है महाराष्ट्र में, और एक एलिफेंटा नाम का जो है ये चोटी पढ़ेंगे, जो कि पड़ता, एलिफेंटा पॉइंट ही हो गया, चोटी हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पर जलप्रपात पढ़ेंगे हम लोग, एलिफेंटा, जो कहाँ है, मेघालय में। एलिफेंटा मतलब जलप्रपात कहाँ कर देंगे, मेघालय में। और दर्रा एगो है श्रीलंका में, और बिंदु कहेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये पूरा पश्चिमी घाट खत्म। एक हम लोगों को समझ लेना है, यह पश्चिमी घाट पर्वत खत्म, पश्चिमी घाट जानना है। घाट माने पूरा तटीय भाग, और घाट से थोड़ा दूर हट के पर्वत है उधर, ठीक है ना। तो अब घाट जानना है। ताप्ती नदी अभी हम लोग पढ़े ना कि सतपुरा के नीचे से शुरू होके सूरत शहर होते हुए आके गिरती है खंबात की खाड़ी में। और सूरत के बाद एक पहाड़ है जिसका नाम है गिर पहाड़, और क्या नाम है इसका, जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, और वो पूरे जंगल है वो पहाड़ी एरिया में, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन राष्ट्रीय उद्यान बताइए, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। और यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ताप्ती नदी के किनारे। जहाँ ये गिरती है गिर पहाड़ के पास, वहाँ से लेकर के और ये गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से लेके मंगलुरु के तट को केनरा तट कहते हैं, मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। फिर कन्याकुमारी से लेकर के, और कृष्णा नदी महाबालेश्वर से ही हम लोग पढ़े शुरू होती है, कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल। और गोदावरी नदी भी आके गिरती है आंध्र प्रदेश के पास, तो यहाँ पर कहते हैं गोलकुंडा तट, कृष्णा से गोदावरी के बीच गोलकुंडा। और यहाँ गोदावरी से लेके कलकत्ता तक के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और इसी में यह जहाँ महानदी गिर रही है वहाँ से लेकर के ये पूरा नीचे मतलब उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, तेलंगाना होते हुए, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक, माने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के पठा ऊंचा वाला भाग है, जिसे हम लोग पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। कौन पर्वत इसे कह देंगे, पूर्वी घाट पर्वत। और ये भी जैसे पश्चिमी घाट पर्वत पड़े थे, वैसे ही पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानना है, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में हम लोग को जानना है।
यह 4 राज्यों में फैला हुआ है। कई राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्य में। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु आपको याद रखना है, जो कि पहले होता था, जैसे इधर पढ़े थे ना कुद्रेमुख सबसे ऊंची बिंदु, वैसे जो है इस साइड में सबसे ऊंची बिंदु पढ़ेंगे तो महेंद्रगिरी पहले था। कौन था बताइए? लेकिन अब महेंद्रगिरी नहीं है। अब कौन है, याद है सबके को? उसको किताब निकालिए सभी कोई। इसमें झिंडागढ़ा सबसे ऊंची बिंदु कौन है बताइए? झिंडागढ़ा। और दूसरी ऊंची बिंदु अब अरमाकोंडा है। तो ये बात याद रखना है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? झिंडागढ़ा। और दूसरी ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अरमाकोंडा। ये झिंडागढ़ा आंध्र प्रदेश में, अरमाकोंडा भी आंध्र प्रदेश में, लेकिन महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। तो सबसे पहले 2 साल पहले हम लोग पढ़ते थे 1501 मीटर की, यह महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंची बिंदु है पूर्वी घाट की। लेकिन बाद में सबका हाइट मपाया, वो देखे में नहीं लगता है ऊंचा होगा ऊंचा होगा, एग्जैक्ट मापेगा तब ना पता चलेगा कौन कितना ऊंचा है। तो एग्जैक्ट हाइट इसकी मापी गई तो सबसे ऊंचा झिंडागढ़ा मिला। कौन मिला? झिंडागढ़ा, जो कि यह 1690 मीटर है झिंडागढ़ा। और उसी के बगल में अरमाकोंडा की हाइट 1680 मीटर। और तीसरी अब हो गया कौन? 1501 वाला महेंद्रगिरी। तीसरी हो गया कौन? महेंद्रगिरी। चलिए अब हम लोगों को जानना है इसमें प्रमुख रूप से, मैंने पूरा हम लोग दक्षिण क्षेत्र सब देखे। चलिए अब देखिए, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में उत्तरी भाग ये अंडमान और नीचे निकोबार, ये दोनों को अलग करने वाला जो है 10 डिग्री की चैनल है। 10 डिग्री चैनल का मतलब अक्षांश रेखा। ये 8 डिग्री था, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 10 डिग्री माने ऊपर में है। और इसी में आप देखिए उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। माने लिटिल अंडमान सबसे नीचे है, दक्षिण अंडमान के भी नीचे लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान के भी दक्षिण में कहेंगे कौन है? लिटिल अंडमान। ये तीनों में उत्तर मध्य दक्षिण में, दक्षिण में है दक्षिण अंडमान। और इसकी इसी में पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है ना? किसका नाम किया गया? पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर कहेंगे कि दक्षिणी अंडमान में है। इस पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची बिंदु जो है इस सैडल पीक है। क्या है बताइए तो? जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और ये कितनी है? 738 मीटर। सैडल पीक की ऊंचाई बोलिए कितनी है? 738 मीटर। और दूसरी ऊंची बिंदु माने टापू है तो वो उतना टापू है तो उसमें ऊंचा सबसे कौन है? तो कौन कहेंगे? सैडल पीक। और दूसरी ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो ये जो है माउंट थुलियर, या माउंट थुलिया भी कहते हैं, या थुइलर। क्या कहेंगे बताइए तो? माउंट थुइलर। ये 642 मीटर है, ये 738 मीटर है। फिर कोयोबो पॉइंट है मध्य अंडमान की, फिर हैरियट पॉइंट, ठीक है ना, और डियो वाली पॉइंट दक्षिण अंडमान की, ठीक है ना। अच्छा मध्य अंडमान देखिए, एक हो गया सबसे पहले कौन? सैडल, तब थुइलर। 3 अन्य जो कहेंगे तो माउंट डियो वाली हो गया, हैरियट हो गया, और एक कोयोबो। तो ये 5 ऊंची बिंदु आप याद कर लीजिएगा, हैरियट, डियो वाली, कोयोबो। ये दोनों याद रखिएगा, एक में कौन? सैडल पीक, 2 में कौन? थुइलर। और बाकी 3 पॉइंट में अंडमान निकोबार में पढ़ते हैं। देखिए सब कोई ध्यान दीजिए, ये जो दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसको अलग करने वाला जो है डंकन जलमार्ग कहते हैं। डंकन जलमार्ग या डंकन पास किसको किसको अलग करता है? दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से। चलिए बताइए, दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला कौन जलमार्ग? डंकन जलमार्ग। याद रख लेना है। देखिए लक्षद्वीप जो हम लोग देख रहे हैं 36 गो टापू है। मैं कई गो टापू है ऐसा जे में सबसे नीचे यहाँ पर है, ये लक्षद्वीप का भाग है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है बताइए तो? मिनिकॉय। और इसके ऊपर में ऑनड्रेट। कौन है बताइए तो? ऑनड्रेट। तो सबसे बड़ा कहेंगे तो ऑनड्रेट है, और तब दूसरा बड़ा कहेंगे तो कौन है? मिनिकॉय है। ये दोनों को अलग करने वाला यह जो चैनल है, यह 9 डिग्री की अक्षांश रेखा। कितना है बताइए तो? और ये मिनिकॉय मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री, नीचे न जाएगा 0 डिग्री तक। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री वो डंकन जलमार्ग। और यह यह जो है कोन्नानोरे,
कौन टापू है सबसे ऊपर में? कोनानोरे, कोनानोरे और अमीनी, नीचे में उसके नीचे अमीनी, ये कोनानोरे, अमीनी, ऑनडेट और ये मिनिकाय, 4 गो तो ऐसे ही याद हो गया 36 गो में, कोनानोरे, अमीनी, ऑनडेट और मिनिकाय। तो ये कोनानोरे अमीनी को अलग करता है 11 डिग्री की चैनल, कितना डिग्री की? तो इतना विभाजक लाइन सब, और एक और विभाजक लाइन याद रख लीजिए, ये निकोबार को और ये सुमात्रा से अलग करता है, इसे ग्रैंड चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल। और यह मालाबार तट है और लक्षद्वीप है, इसको हम लोग मालाबार क्षेत्र ही इसको कहते हैं, मतलब इसको हम लोग कह देंगे लक्षद्वीप सागर अलग करता है, इस लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप को और मालाबार तट के बीच में कौन है? लक्षद्वीप सागर। तो ये विभाजक क्षेत्र से हम लोग देख लीजिए विभाजन करता है। फिर और विभाजक क्षेत्र देख लीजिए, तो ये है पाक जल संधि, श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग करने वाला कौन जल संधि? पाक जल संधि, जो कि बंगाल की खाड़ी को ये अरब सागर से जोड़ता है, इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इतना भाग को केवल क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। आई पूरा को अरब सागर कहते हैं, आई पूरा को हिंद महासागर कहते हैं। और ये पाक स्टेट हो गया, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसी के बीच में एगो राम सेतु है, ठीक है ना, जो श्रीलंका तक की पुल जाती है, ठीक है ना, राम सेतु पुल। तो ये अंतिम द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। कौन द्वीप है? इसको अंग्रेज बोलता था पंबन द्वीप। कौन द्वीप बोलता था इसको? पंबन। और इसको अब बोला जाता है रामेश्वरम द्वीप। और इसी रामेश्वरम द्वीप का अंतिम बिंदु, जिसे पंबन द्वीप भी कहेंगे, अंतिम बिंदु धनुषकोडी है। कौन है बताइए? और श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु जिसे राम सेतु बनल है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। राम सेतु कहिए, आदम का पुल कहिए, एडम्स ब्रिज कहिए, और इस टापू को कहिए पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। और यह जोड़ता है तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी को श्रीलंका के तिलैया मनार से। किससे जोड़ता है बताइए? धनुषकोडी को तिलैया मनार से। तो ई राम सेतु हो गया। इसी को अंग्रेज बोलता था पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज। इसी में जाफना द्वीप हम लोग पढ़िए लिए, जहाँ पर एलिफेंटा दर्रा है। कौन दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा। ये श्रीलंका का है, लेकिन तमिल बहुल एरिया है, यहाँ पर अधिकांश तमिलनाडु के ही लोग रहते हैं, श्रीलंका से ज़्यादा अपना व्यापार व्यापार किए हुआ है। तो अब हम लोग जानते हैं यह लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा और बातें। ये मिनिकाय जो द्वीप है ना, ये अलग करता है मालदीव से। कै डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल से। और मालदीव की भाषा है, मतलब यहाँ पर महल भाषा है। कौन भाषा है? तो यहाँ की भी भाषा महल ही है, ठीक है ना। और ये बाकी 35 द्वीप की भाषा मलयालम है। जो केरल की भाषा मलयालम है, वही भाषा जो है लक्षद्वीप की भी है। इसमें एक ऐसा द्वीप है केवल पक्षी ही रहता है वहाँ पर, और खाने पीने की व्यवस्था पक्षी के कर दिया है कि डिफरेंट टाइप के पक्षी भी है। तो पक्षी अभयारण्य का नाम है पिटली द्वीप। कौन द्वीप है बताइए? पिटली। और एक द्वीप है 64,000 यहाँ जनसंख्या है, जहाँ पर लगभग जो है 2-3 4-5 गो पंचायत मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना, उतना के जनसंख्या में पूरा कैंसासी प्रदेश है, 64,000 जनसंख्या। तो इसी में एयरपोर्ट भी एक बनाया गया है, इस एक टापू को पूरा एयरपोर्ट बना दिया गया है, और उसका नाम है अगाती। क्या नाम है बताइए? तो अगाती। उसका नाम क्या हो जाएगा? अगाती। और जितना हम लोग देख रहे हैं लक्षद्वीप चाहे अंडमान निकोबार, सब पड़वाल भित्त से बनल है। मूंगा नाम की चट्टान थी, चट्टान जो धीरे धीरे ऊपर में आकर के जो है उठ जाता है, तो वह एक स्थलीय रूप ले लेता है। तो मूंगे की चट्टान से सभी निर्मित द्वीप है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम चेंज किया गया है बहुत सारे द्वीपों का। जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम पढ़ लिए, ठीक है ना। और इसी में रॉस द्वीप का नाम जो है कर दिया गया है, रॉस द्वीप का नाम क्या किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। और एक जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बम वगैरह जो है यह प्रक्षेपित किए जाते हैं, मिसाइल वगैरह, यह उड़ीसा के इस का नाम है, मैंने अब नाम किया गया इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। कौन द्वीप था बताइए? तो व्हीलर। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है ना। और मिसाइल प्रक्षेपण वहां से होते हैं, लेकिन कहेगा कि अंतरिक्षयान प्रक्षेपण कहाँ होते हैं? तो इस श्रीहरिकोटा जगह है,
जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये परवाल भित्त से बना हुआ है। किससे बना है? परवाल भित्त से। और इसी में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन केंद्र है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो श्रीहरिकोटा बड़ा शहर है, उसमें एगो जगह है जहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है इसरो के अंतरिक्षयान। उस जगह को कहते हैं, उस अंतरिक्ष सेंटर को कहते हैं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जितना चंद्रयान 3 से लेकर के इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये जितना बनाता है वो प्रक्षेपित करता है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। अब हम लोगों को बातों को जानना है कि गंगा नदी, जैसे कि गंगा नदी के बारे में जानेंगे ना, तो गंगा नदी देखिए बहुत सारा इधर टापू डेल्टा का निर्माण की हुई है। तो पूछ देता है, बताइए सबसे बड़ा यहाँ डेल्टा जो बनाई हुई है वह उसका नाम क्या है? तो उसे कहेंगे, उससे माने सुंदरवन डेल्टा सबको जोड़ के है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो गंगा सागर द्वीप। कौन द्वीप कहेंगे? ये 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? गंगा सागर। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। और नया नया एगो डेल्टा बनाया है अभी करंट में, सब मलबा वलबा ले करके कंटिन्यू रूप से। इसका नाम क्या है? न्यू मूर द्वीप। नया वाला एगो टापू जो बनाया है गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में बना है, उसका नाम क्या है? न्यू मूर द्वीप है। इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यू मूर द्वीप। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं ना, कैलाश पर्वत है, ईमान सरोवर झील है, इस अनोखिया बाप से एक नदी होती है, शुरू होती है कौन नदी? सिंधु नदी। कौन नदी है बता दीजिए? इसमें श्योक नदी, फिर इधर से आती है गिलगित नदी, जास्कर, नीचे से जास्कर नदी, गेसर, ठीक है ना, गेसिंग, ठीक है ना, द्रास। इस सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये तो छोटी छोटी सहायक नदी है। बड़ी सहायक नदी कहेंगे तो ये 12 लच्चा दरा से कौन नदी पड़े थे? चिनाब। और ये वेरी नाग के शेष नाग से झेलम। झेलम के किनारे जो है श्रीनगर, डल झील, वुलर झील। याद रखिए किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके द्वारा लाए गए मलबों से एक स्पेशल मिट्टी का निर्माण होता है जिसे करेवा कहते हैं। और करेवा मिट्टी में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल के वर्तिकाग्र से केसर तैयार होता है। तो इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादित करने वाला राज्य हो जाएगा, चिकन शासित प्रदेश हो जाएगा कौन? जम्मू कश्मीर। तो ये सब डल झील के किनारे, मतलब सब झेलम नदी के किनारे। और इसी झेलम नदी में आप ध्यान दीजिए, श्रीनगर के पास आवासीय नाव चलता है। उसमें नाव में बैठ के 2-3 दिन तक घूम सकते हैं, ठीक है ना, खाने पीने रहने पूरा व्यवस्था रहता है नाव के अंदर में। तो वैसे आवासीय नाव को शिकारा एवं बजरे कहते हैं। नौकरी करिएगा तब न जाकर के पैसा होगा, तब जाके कभी शिकारा बजरे में चढ़िएगा, है कि नहीं? मैंने घूमिएगा। शिकारा बजरे कौन सी है? आवासीय नाव है, ठीक है। तो सब पढ़ले रहिएगा तो पैसा खर्चा होगा उधर घूमने फिरने में। आप कहेंगे पैसा खर्चा नहीं होगा, आपके दिमाग जब बहुत सारे दिमाग में वायरस चला जाएगा, समझ रहे ना, घर जिम्मेवारी अभी सब तो कुछ नहीं है, बाद में जब सब आएगा तब कन्फ्यूजन में रहिएगा कि करे तो क्या करे। इधर करे तो एक नाराज, इधर करे तो वो नाराज, ऐसे होता है। तो आप सोच नहीं पाइए किधर जाए, तो आप चल जाइए शिकारा बजरे, समझ रहे हैं ना। 10 दिन तक 5 दिन तक शांति से सब वायरस जब निकल जाएगा तब फिर आप आएंगे तो सब बातों को एकदम सॉल्यूशन को निकाल देंगे कि कैसे कैसे क्या है। ये सब जरूरी होता है, ठीक है ना, बाद में, अभी नहीं। लेकिन पैसा रहेगा तो, पैसों नहीं रहेगा तो वो सोचेगा कि ना पगला जाएंगे यही जगह, लेकिन जाएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए पहला जरूरी अभी, इसलिए गार्जियन आपको भेजे हैं कि चलो सेट हो जाओ कहीं, ताकि जो है हर समस्या का निदान आपके पास रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब समझते हैं हम लोग, ये जो है ये जो है नदी है, इस नदी का नाम कौन नदी है? चिनाब। और इसमें कौन नदी मिल गया? झेलम। झेलम नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए सारी बातें। अब यहाँ पर लाहौल घाटी से शुरू हुई थी, बारालाचा, सब पढ़ लिए। लाहौल घाटी, बारालाचा से चिनाब नदी, वेरीनाग शेषनाग से झेलम नदी, और कांगड़ा घाटी से ही कौन नदी? रावी नदी। और फिर कांगड़ा घाटी के ही निचली भाग से ब्यास नदी, समझिए। और कैलाश पर्वत के मानसरोवर के राकस ताल से शुरू होती है सतलज, जो कि शिवकिला दरा में प्रवेश की। और ये कपूरथला जगह है जहाँ पर ब्यास मिल जाती है। और उस कपूरथला में बड़ा एरिया है, उसमें जहाँ मिलती है उसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। तो पंजाब पाकिस्तान की सीमा में कपूरथला एरिया है, उसमें हरिके बैराज के पास मिल जाती है ब्यास नदी, 470 किलोमीटर की नदी। और यह आगे चल करके सतलज के साथ ये मिल जाती है चिनाब में।
और ये सब जो है चिनाव फिर आगे चल के पाकिस्तान में मिलती है पंचनाद, क्योंकि 5 नदी की धार आ रही है लेकर के, इसीलिए इसका नाम है पंचनाद। कौन कौन 5 धार? एक झेलम, एक चिनाब खुद, और एक रावी, एक ब्यास और एक सतलज। तो ये उत्तर भारत की वह नदियाँ जो अरब सागर में आकर के गिरती है, इसको हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब जानना है उत्तर भारत की वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें यह गंगोत्री से शुरू होने वाली गंगा नदी है। कौन नदी है बताइए? गंगा। गंगोत्री से शुरू होती है कौन नदी? गंगा नदी। तो शुरू में इसको हम लोग कह देते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं इसको? इसमें भिलंगना आके मिलती है, भिलंगना। उस जगह का नाम है टिहरी। कौन जगह है? टिहरी। और तब भागीरथीय कहते हैं क्योंकि ऊपर से ही गिरती है नीचे में, तो जिस नीचे वाला धार के नाम से आगे के धार जाना जाता है, तो इसीलिए इसको भागीरथी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे सतोपथ हिमानी है, जहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम की 2 धार शुरू होती है। और विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा। और यहीं पर एक धाम है बद्रीनाथ धाम। कौन धाम है बताइए? बद्रीनाथ धाम। और ये दोनों जहाँ मिल जाती है उस जगह को कहते हैं जोशी मठ। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं विष्णु प्रयाग, क्योंकि विष्णु गंगा नदी है, विष्णु प्रयाग। आग और इस सम्मिलित धारा को अब अलकनंदा कहे लगते हैं। क्या बोले लगते हैं? अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है तब, ठीक है ना। इसमें एक नदी आके मिल जाती है, उत्तराखंड में इसे पढ़ रहे हैं, पिंडार नदी। कौन नदी है? और जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। और इधर से मंदाकिनी नदी आके मिलती है जिसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं। और मंदाकिनी जहाँ से शुरू होती है ना उसे केदारनाथ धाम कहते हैं। तो केदारनाथ धाम यहीं पर है। आई बद्रीनाथ है, आई गंगोत्री है, ऊपर में यमुनोत्री से यमुना नदी शुरू होती है। कौन नदी? यमुना। तो ये नीचे आ रही है। चलिए पहले ये रुद्र प्रयाग में जब मंदाकिनी मिल जाती है तब आगे अलकनंदे ही सब कहे जा रहे हैं। अलकनंदा नदी अब जहाँ मिल जाती है भागीरथी में, इसे देव प्रयाग कहते हैं, तब इसे गंगा कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद वाला धार को क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी शुरू में डायरेक्ट या हरिद्वार जगह पर, पहले ऋषिकेश आता है, तब आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद डायरेक्ट नीचे मैदानी भाग में उतर जाती है, डायरेक्ट दक्षिण में गिरती है, फिर डायरेक्ट दक्षिण के बाद ही पूरब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। और इसमें राम गंगा नदी सबसे पहले आके उत्तराखंड के से शुरू होती है। राम गंगा नदी नैनीताल से, जहाँ पर जिम कार्बेट पार्क है। और राम गंगा नदी कन्नौज में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। फिर आगे बढ़ती है तब इधर से नदी जो है यमुना नदी आगे चंबल, केन, बेतवा को लेते धार आके प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी में। इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा नदी में। फिर इधर से काली नदी जो पड़े ना, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती हुई, लिपू लेखदारा बनाती हुई आगे चल के जब उत्तर प्रदेश में बहती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? शारदा। फिर आगे हम लोग पढ़े थे सरयू, पूछ सकता है किसकी सहायक नदी है, कम से कम इसको जरूर याद रख लीजिएगा। सरयू नदी के किनारे ही हम लोग पढ़े थे ना कि राजा, जानते एक बार क्या बोला गया था? सरयू नदी के किनारे, मैंने एक बार पढ़ा रहे थे तब, ठीक है ना, तो बोला गया था कि गोली लग गया था, समझ रहे हैं ना, गोली थोड़ी लगा था, तीर न लगा था। किसको गोली लगा, किसको तीर लगा था बताइए तो? श्रवण कुमार को। तो वो बोला गया था तीर के बदले के बाद बोला गया था गोली, समझ रहे हैं ना, गोली थोड़ी लगेगा, अब ना गोली चलता है, पहले तीर धनुष चलता था। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। कौन शहर है बता दीजिए? यह किस नदी की सहायक नदी है? काली नदी की। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, और इसमें मिल जाती है घाघरा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? घाघरा में। और फिर इसे आगे बढ़ते 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 ये जो है जगह है बलिया है, और ये जगह है छपरा। इसके बाद ये दोनों के आर पार करते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो काली हो गया, घाघरा हो गया, जैसे शर्मा, लिसार, चौकिया, ये सब पढ़े थे इसकी सहायक नदी। तो कम से कम सरयू याद रखिएगा। और घाघरा में ही मिल गई। कहाँ मिलती है? बहराम घाट जगह है। कौन जगह है? फिर आगे जैसे नदी बढ़ेगी, आगे जैसे नदी बढ़ेगी तब इसमें आ जाती है गंडक नदी नेपाल से। कौन नदी?
हनुमानगढ़ से शुरू होती है, इसको नारायणी नदी कहते हैं, इसी को शालिग्राम नदी कहते हैं। और घाघरा को कौड़ियाली नदी भी कहते हैं। घाघरा को क्या कहते हैं? कौड़ियाली। और इसको गंडक और शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर ज़्यादा मिलता है, गोल पत्थर, इसके कारण इसको कहते हैं। और नारायणी नदी भी कहते हैं। ये मिलती है सोनपुर में। कहाँ मिलती है? और अमरकंटक से हम लोग पढ़े ना थे कि नदी शुरू होती है सोन नदी, तो ये मिल जाती है दानापुर में। सोन नदी सोनपुर में नहीं मिलती है, कहाँ पर? दानापुर में। तब फिर इधर जो है अभी बिहार में ही ये कोसी नदी आती है और 7 धार लेकर के इसमें गिरती है। सुन कोसी, तामुर कोसी जैसे नाम के 7 धार, और नेपाल में मिल जाती है। उसके बाद बिहार में ही प्रवेश करती है और ये बाढ़ लाती है बिहार में। और सुपौल में एक बांध बना है, कोसी बांध, और लेकिन इससे भी पानी कंट्रोल नहीं होते हैं, ये भी बांध पार उड़ करके बांधो डूब जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यह आ जाती है कुरुसेला या कारगोला जगह में, कुरुसेला या कारगोला जगह में। और यह मिल जाती है गंगा नदी में, कटिहार में। कहाँ पर मिल जाती है? और इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है महानंदा नदी। कौन नदी है? और बिहार के उसके बाद चल जाएगी पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए थोड़ा उसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद तब ध्यान दीजिए, कटिहार के बाद ही पश्चिम बंगाल वाला एरिया, मतलब झारखंड थोड़ा एरिया, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद ही आती है पश्चिम बंगाल में फरक्का जगह है। बार बार पूछा जाता है क्योंकि नाम से ही पकड़ाता नहीं है। फरक्का में महानंदा नदी आके मिलती है। कौन नदी मिलती है? और यहाँ पर बांध बनल है, बड़ा बड़ा पत्थर सब आके रुकता है, तो उके हटाने के लिए वो बांध बनाया गया है, ठीक है ना। ये फरक्का बैराज कहते हैं पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद मुर्शिदाबाद आता है, जहाँ मुर्शिद कुली खान ने इसको बनाया था, राजधानी मुर्शिदाबाद को, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी 2 धारा में बढ़ जाती है। एक उधर पद्मा कहने लगते हैं और नीचे में इसे भागीरथी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भागीरथी इधर भी, और फिर यहाँ से भी बटी तो भारत में आई तो इसे भागीरथी का है। और इसमें धौलपुर जगह के पास हुगली नदी, ठीक है ना, हुगली नदी आके मिलती है, तब इसकी सम्मिलित धारा हुगली कहलाती है। और इसी के किनारे कलकत्ता शहर है, हुगली नदी के किनारे। उसके बाद ये नीचे गिर जाती है। पलासी शहर भागीरथी नदी के किनारे है। पलासी का युद्ध याद है ना सब किन्हीं को, पश्चिम बंगाल में। तो कौन नदी? भागीरथी नदी। आगे चल के इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, जिसमें पद्मा में आकर के जमुना ऊपर से गिर जाती है। जमुना किसको कहे थे? जब तीस्ता नदी मिल गई थी ब्रह्मपुत्रा में, तो जमुना कहे ना थे। तो जमुना मिल गई, ऊपर से आके गिरी, तब इसको अगली धार को पद्मा ही कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पद्मा। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहते हैं, गंगा नदी को। ये नीचे है और ऊपर से आके गिरा, तो नीचे वाला के नाम से जाना जाएगा, तो क्या बोलेंगे? पद्मा। और तब इसमें ई जाके गिर जाती है मेघना में। ऊपर से ही रहती है, नीचे रहता है मेघना। तो इसमें जो है इसको कह देते हैं हम लोग, अगली धार को मेघना कहते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये पावना का गोलुंडो घाट है, जहाँ जमुना पद्मा मिली है। और जहाँ पद्मा और मेघना मिली है वो चांदपुर जगह है। तो इस तरीका से 2525 किलोमीटर की नदी, गंगा नदी के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग पढ़े। अब ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग पढ़े ना, यमुना नदी यमुनोत्री से शुरू होकर के, और बंदर, यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरपुछ पहाड़ से शुरू होकर प्रयागराज में मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश में ये जिला मालवा पठार है, और इस जगह का नाम है मऊ जिला। कौन जिला है बताइए? मऊ जिला से चंबल नदी शुरू हुई और यह राजस्थान में प्रवेश की। वो जगह है चित्तौड़। कौन जगह है? चित्तौड़। और उस जगह का नाम है 84गढ़ जगह। चित्तौड़ बड़ा जिला है, उनमें कौन जगह में प्रवेश करती है? 84गढ़। और फिर आगे चल करके चंबल नदी भैंसरोडगढ़ जगह में जब पहुंचती है, तो एक यहाँ पर जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। चलिए बोलिए, कौन जलप्रपात है? फिर आगे बढ़ती है तो एक जलप्रपात है, एक पुनासा जलप्रपात। कौन जलप्रपात है? पुनासा, जो कि चंबल नदी पर। फिर आगे चल के ये चंबल नदी जाके आगरा के समीप इटावा जगह से 38 किलोमीटर दूर जाके मिल जाती है यमुना नदी में। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है चंबल की, 995 किलोमीटर की चंबल नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे बड़ी तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले छिपड़ा नदी। कौन नदी पढ़ेंगे? छिपड़ा। इस छिपड़ा नदी की लंबाई भी 560 किलोमीटर बड़ी लंबी है।
995, 560, तो ये भी बड़ी नदी है छिपरा। ये इंदौर के से शुरू होती है, इंदौर पहाड़ी एरिया में बसल है। इंदौर के काकरी वरडी जगह से शुरू होती है। इंदौर जिला साफ सफाई में 1 नंबर में रहता है। अब पहाड़ एरिया है, सब कुछो गंदा उंदा हुआ, वर्षा हुआ, बह के चला आया, तो वो साफे न रहेगा। और नीचे रहेगा ओको ना साफ, ऊपर से जो के बह के जने गया है उन्हें गंदा करेगा, समझ रहे हैं ना। तो पहाड़ी एरिया है तो बह के चल आता है, वो साफ रहता है हमेशा, सफाई में 1 नंबर में। कौन रहता है बताइए? इंदौर। सब कोई ठीक है? साफ सफाई में रैंकिंग में 1 नंबर में कौन रहता है? इंदौर। ठीक है, सब किन्हीं को पहले सीधा बैठ जाए। अब तो थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा ना, तो ये कान कम से कम दिखाई दे, समझ रहे हैं ना। दिखाई दे मतलब कान से आए हवा, समझ रहे हैं ना, ताकि पूरा जो पूरा जो ऐसे बढ़ जा रहा है तो नींद आवे लग रहा है कि दूगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है पूरा खुला रखिए, यहाँ पर उतना हवा तेज नहीं चला है, सब खिड़की उड़की बंद है, ठीक है ना। अब नींद नहीं आएगा, नहीं तो देखेंगे कि सब कोई शांत है, हम तो शांति में सोते हैं, ठीक है ना। और एक फ्रीक्वेंसी की केवल आवाज़ आ रही है कभी कभी, तो माने हमारा आवाज़ केवल आ रहा है, तो इसलिए पूछ नहीं रहा आप लोगों से, तो इसलिए उसको दूर करके सुनिए। छिपरा 560 किलोमीटर की नदी, ये काकरी बड्डी इंदौर से, और इसी में उज्जैन शहर आता है, उज्जैन। बाहुबली मूवी देखें कि नहीं? बाहुबली में जहाँ साम्राज्य था बाहुबली का, उस साम्राज्य का माहिष्मती नाम था। माहिष्मती के राजा अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, उन्हें नहीं रहा था ना, नहीं रहे थे, बता कि अब जो है कौन नहीं रहे, इसे बोलता है। तो अगला राजा जो अमरेंद्र बाहुबली अब नहीं रहे, शिवगामी बोलते हैं ना, अब जो आप लोग के राजा महेंद्र बाहुबली है, ऐसा सुनते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, ये माहिष्मती साम्राज्य 2 जगह, एक इस जनपद जो उज्जैन है माहिष्मती, इसके राज 2 राजधानी है ये, और इसका राज था अवंती जनपद, जो कि हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद जो पढ़ते हैं ना, 16 महाजनपद भारत के 16 को खंड में बटा हुआ था, तो उसी में एक जनपद था अवंती, उसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिण पूरा पहाड़ी एरिया, बहुत ज़्यादा पहाड़ एरिया, वो राजधानी था माहिष्मती, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह उज्जैन शहर में जो अवंती जनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले, तो यह उज्जैन में बहुत बड़ा विशाल मंदिर है शिव जी का, जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। कौन मंदिर है? देखिए 2 स्टूडेंट इसमें सो रहे हैं, हम सोते हुए तो देख नहीं सकते, आगे हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एकदम सीधा पहले बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, और थोड़ा सा हाथ इधर उधर करके कलम, जो सो रहे हैं उसको बोल रहा है, डायरेक्टर बोलेंगे तो इंसल्टिंग महसूस होगा ना। तो इसलिए जो है आप जो है लिखिए और सीधा पहले बैठ जाइए, और तब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो है उज्जैन में कौन मंदिर है बताइए? महाकालेश्वर मंदिर। और महाकालेश्वर मंदिर किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ उज्जैन मेला, यहाँ लगते हैं कुंभ मेला। कौन मेला लगते हैं? 5 जगह कुंभ लगता है, एक उज्जैन में, एक जो है नासिक में, एक हरिद्वार में, एक काशी में, ये 4 जगह हो गया कुंभ। और महाकुंभ लगता है प्रयागराज में। तो कुंभो कहेगा सीधे कि कहेगा, तो 4 नहीं कहिएगा, 5 कहिएगा, महाकुंभ भी कुंभ है ना, ठीक है, तो 5 जगह कहेंगे। हाँ, एक महाकुंभ कहेंगे, सबसे बड़ा कहाँ लगता है? प्रयागराज। तो हर 12 वर्ष पर लगते हैं। कितना वर्ष पर लगते हैं? सब जगह 12-12 वर्ष पर। तो एक जगह रहा, ये वर्ष में आ जाएगा ना, 2 वर्ष में, इसीलिए कहेगा अभी कुंभ लगा था फिर कुंभ, तो एक जगह लगता है 12 वर्ष पर, तो 2.5 वर्ष पर लगेगा एक जगह। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं, ये नदी देख लिए पूरा जो है चंबल नदी। चंबल नदी के सहायक नदी कौन है? छिपरा। कौन हो गया? इसी के किनारे उज्जैन, इसी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर, इसी के किनारे जो है कुंभ मेला लगते हैं। फिर काली सिंध, पार्वती, सिपता, बामनी, कुरल, मेज, बनास, ठीक है ना। जिनमें सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो बनास है, ठीक है ना। और ये राजस्थान में बहती है, और पूरे राजस्थान में बहती है कौन नदी बताइए? बनास नदी। और राजस्थान में कुंभलगढ़ हम लोग पढ़ते हैं, पूछता है बार बार, याद रखिए कुंभलगढ़ से कौन नदी शुरू होती है? बनास नदी कुंभलगढ़ से शुरू होती है। और ये क्या करके रामेश्वरम द्वीप, ये रामेश्वरम जगह है, एगो रामेश्वरम द्वीप इधर पड़े थे, एगो रामेश्वरम यह जो है जगह राजस्थान में भी है।
जहाँ पर बनास नदी जा करके मिल जाती है चंबल नदी में। वन की आस में लोग जीवित है आज तक कि कभी न कभी यहाँ जंगल लगे, क्योंकि बारिश के समय में अगल बगल में घनघोर जंगल हो जाता है, फिर सूखा का समय आता है, सब सूख जाता है। तो लोग इस उम्मीद में है कि कभी न कभी वन बड़े होंगे इस एरिया में, तो वन की आस के कारण इस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है, यह जो है चंबल नदी, बनास नदी सब पढ़ लिए। देखिए अरावली से कुछ और नदियाँ हम लोग को पढ़ना है। ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये साइड में पूरा में बनास नदी शुरू हुआ, और इधर से लूनी नदी, बड़ी नदी शुरू होती है। लूनी, लूनी जानते ना है, भारत की एकमात्र अंतः स्थलीय नदी है। शुरू होती है स्थल में, स्थल में विलीन हो जाती है, एक का पानी समुद्र तक ना पहुँचता है। तो इसमें दो नदियाँ, सरस्वती सागरमती की धार शुरू होती है और बेनेश्वर में भी मिल जाती है, गोविंदगढ़ में मिल जाती है। कौन जगह में? दो धार, एक जो है सरस्वती और एक सागरमती, याद रखना है, सरस्वती और सागरमती कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में। और ये अरावली के पुष्कर के नाग पहाड़ से शुरू हो रही है और आकर के कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है? कच्छ की रण। ये दलदली एरिया है, यही में चार ओरी फैल जाता है, माटियों में खत्म। कौन नदी? लूनी नदी। और एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है लूनी नदी। चलिए सहायक नदी सब छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं, ताकि बोलने से खाली थोड़ा याद हो जाएगा, याद रहे एग्जाम तक आप बना पाएँ, इसीलिए जल्दी जल्दी सहायक छोड़ छोड़ के बताते हैं। देखिए इधर से हम लोग पढ़ेंगे, ये तो मऊ जिला से चंबल नदी पढ़े थे, और नीचे में धार जिला है। धार जिला से माही नदी शुरू होती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? माही नदी। इसी में जब ये माही नदी बह रही है तो ये बांसवाड़ा जिला पड़ता है राजस्थान का। ये याद रखिएगा, बजाज सागर बांध आपसे पूछेगा, बजाज सागर बांध किस नदी पर, तो आप क्या कहेंगे? माही नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में। और इसमें एगो सोम नदी आकर के मिल जाती है। सोम किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी कोई, हम लोग को जानना है, इसी में याद रख लीजिए, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती नदी भी है। कौन नदी है? साबरमती। सोम नदी, माही नदी, लूनी नदी, ये सब कहेंगे कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। हम लोग पढ़े विंध्याचल से कैमूर पहाड़ी तक, विंध्याचल पर्वत है, जोबत हिल से कैमूर पहाड़ी तक, ये सतपुरा है, ये मैकाल है। तो सतपुरा के ऊपर से नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी यहाँ से सतपुरा होते हुए आ रही है, सतपुरा के ऊपर से और विंध्याचल के बीच से। तो ये नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है बताइए तो? नर्मदा नदी डेल्टा न बना के क्या बनाती है? एस्चुरी। ये जगह पड़ता है जबलपुर। जबलपुर में एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जबलपुर में, और उसका नाम है, पूछा जाता है बार बार, धुआंधार। क्या नाम है बताइए तो? धुआंधार जलप्रपात, या इसे कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं। कौन जलप्रपात कहेंगे? धुआंधार या कपिल धारा। ये जबलपुर में पड़ते हैं, या धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात। कौन बताइए? धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात जबलपुर में। और एक एना जलप्रपात भी याद रख लीजिएगा, नर्मदा नदी पर, 2 गो याद रखिएगा, एक धुआंधार कपिल धारा और एक एना, ये भी मध्य प्रदेश में ही। एना जलप्रपात भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये ताप्ती नदी हम लोग पढ़ते हैं, यह जो है आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, और 2 गो बांध याद रखिएगा यहाँ पर, एक उकाई बांध और एक काकरापाड़ा। कौन कौन याद रखिएगा? उकाई, काकरापाड़ा, सब सूरत शहर से अगल बगल में। काकरापाड़ा यानी गुजरात में काकरापाड़ा, उकाई और कौन? काकरापाड़ा। कौन नदी पर? ताप्ती नदी पर। फिर हम लोग जानते हैं ये नासिक जिला है, ये महाराष्ट्र का, और यहाँ से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है गोदावरी नदी। यहीं पर भी कुंभ मेला लगता है। नासिक के त्र्यंबक गांव, नासिक के कौन गांव है? त्र्यंबक गांव, वो नेट उस गांव के एरिया से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर की नदी है, सबसे बड़ी नदी। इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। यह जो है इसका विस्तार कर्नाटक तक भी है। कर्नाटक ऐसे पूरा जो है, फिर नीचे से घूम के फिर ऊपर में ही चल जाती है, ऐसे गिरती है। यह नदी का नाम है गोदावरी नदी। और इसकी सहायक नदी भी पूछा जाता है, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा गोदावरी की, ठीक है ना। ये जो है पूर्णा नदी है, ये पूर्णा नदी है, परवदा नदी है, और ये पैनगंगा है, और वर्धा है पैनगंगा वर्धा। फिर आगे बढ़ेगी तब वैनगंगा मिलेगी,
तब कहेंगे प्राणहिता। तो इनमें 4 गो नदी कह दिए, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा और प्राणहिता। क्या सब लाइट अभी कटा हुआ है क्या? चलिए जब तक चलेगा तब तक पढ़िए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, ठीक है। पैनगंगा, वैनगंगा, इन्वर्टर इतना ही लोड लेगा, ठीक है ना। चलिए अभी ध्यान दीजिए सभी कोई। तो ये जो है पूर्णा, इधर से परवदा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, और सबसे बड़ी सहायक नदी है मंजीरा। कौन है बताइए तो? किसकी? गोदावरी की। फिर इधर से इंद्रावती, और इधर से उड़ीसा से सबरी। बस इतने याद रखना है। पूर्णा, परवदा, पैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती छत्तीसगढ़ से। यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। किसको? चित्रकूट को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं? चित्रकूट को क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। फिर जो है इस सबरी नदी आके इसमें मिल गई। सबसे लंबा कहेंगे सहायक नदी कौन है? मंजीरा। बस इतना ही गोदावरी नदी के बारे में। चलिए अब देखिए, महाबालेश्वर से शुरू होती है कृष्णा नदी, और महाबालेश्वर पठार से कौन शुरू होती है? कृष्णा नदी। ये 1401 किलोमीटर की नदी है। कितना किलोमीटर की नदी है? इसमें जो नदी सब आके मिलती है, पहले कोयना नदी आके मिलती है। एना, कोयना, गायत्री, सावित्री, कृष्णा सब एक जगह से शुरू हुई थी। तो पहले कोयना नदी और बाकी वो एना, गायत्री सब इसमें आके मिल जाती है। तो मेन बड़ा बड़ा याद रखना है, उससे छोटी छोटी नदी है। फिर इसके बाद आप याद रखिएगा, यह पंचगंगा, दूध गंगा। ये पैन गंगा था, वैन गंगा था, ये पंचगंगा है, दूध गंगा है। याद रखिएगा, ये कृष्णा की हो जाएगा। पैन गंगा, वैन गंगा, गोदावरी, और पंचगंगा, दूध गंगा, कृष्णा। और ये मालप्रभा, फिर घाट प्रभा, मालप्रभा, फिर घाट प्रभा। इधर से आती है सबसे बड़ी सहायक नदी मूसी नदी, भीमा नदी। कौन नदी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? भीमा। और तब हैदराबाद शहर होते हुए आती है मूसी नदी। तो कहेगा सबसे बड़ी सहायक नदी कृष्णा की कौन? भीमा। और हैदराबाद के किनारे, हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ये सब बस इतने याद रखिएगा, किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। फिर यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ से कावेरी नदी पढ़े थे। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? और यहीं पर जो कि श्रीरंगपट्टनम शहर अवस्थित है, और शिव समुद्रम जलप्रपात, एगो टापू पढ़े थे इधर, ठीक है ना, धनुषकोडी से आदम का पुल। आई शिव समुद्रम जलप्रपात कहेगा तो कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। श्रीरंगपट्टनम शहर मिलेगा। फिर इसकी सहायक नदी जो है पढ़े थे भवानी कवानी। कौन है बोलिए तो? नोयल। और इधर से अमरावती, भवानी, कवानी, नोयल, अमरावती। चलिए बताइए सब किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। इसकी लंबाई मात्र 800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। इस सिहावा पहाड़ से एक और नदी पढ़ लेना है, ये महानदी है। महानदी जो है, जब ये 851 किलोमीटर की नदी है, याद रखिएगा। सिहावा पहाड़ से शुरू होती है छत्तीसगढ़ के, जो मैकाल श्रृंखला का ही भाग है। और यह संबलपुर जिला उड़ीसा में है, जहाँ पर जो है एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। इस बांध का नाम बता दीजिए, कौन बांध है? हीराकुंड बांध। इस बांध का नाम कौन सी? हीराकुंड। पूछा जाता है कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में एगो नंदी दुर्ग के चेना केशव से पेनार नदी शुरू होती है। कौन नदी शुरू होती है? ये लंबी नदी है, 595 600 किलोमीटर के आसपास नदी है। तो ये भी पूछ देता है किसके किसके बीच में है, बताइए। कृष्णा और कावेरी। क्रम से आपसे पूछेगा, ऑर्डर बता दीजिए, तब पहले महानदी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, पेनार हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। और एक मदुरई शहर है, मंदिरों का शहर। कौन शहर? मदुरई शहर। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो इसके कारण देखिए, हम लोग राम जी, हनुमान जी सबको मानते हैं ना, ये सब की उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई है, ठीक है ना। पहले दक्षिण भारत के लोग मानना शुरू किए, तब रामानुजाचार्य उधर से लेकर के आए उत्तर भारत में।
फिर रामानंद उसको फैलाए, तब हम लोग जो है हनुमान चालीसा जो सब चीज़ पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो अभी ध्यान दीजिए, यह मंदिरों का शहर है, दक्षिण भारत में ज़्यादा मंदिर सब है। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं बताइए? वैगाई को। और मदुरई को। मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगाई नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? वैगाई। तो बस इतने नदी आप इधर से याद रखिएगा। अब हम लोगों को जान लेना है जल्दी जल्दी झील के बारे में, जलप्रपात, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं झील। अब पहुँच गए हम लोग, और घाटी सब तो लगभग लगभग देखिए लिए है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं झील। तो सबसे इस तो इसे मुझवानी बोल देंगे। बताइए सबसे ऊंची, सबसे बताइए बड़ी झील कौन भारत की? चिल्का झील। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। सबको पता है उड़ीसा किधर है, तो बोलना सीधे डायरेक्ट इधर देखिए आप। सबसे अगर कहें बड़ी झील कौन? चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन? सांभर। सबसे अधिक खारेपन झील कौन? सांभर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन? बुल्लर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और बताइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो गया? बुल्लर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहेगा तो कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और चारों ओर पहाड़ी, बीच में झील, उसको क्या बोलते हैं? बालसन कहते हैं। ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में है? डल झील। भारत का आभूषण किसे कहते हैं? डल झील को। और दूसरी बड़ी मीठे पानी की भी झील कौन? डल झील। निशांत बाग से कौन झील स्पष्ट दिखता है? ऊंट कडाल पुल स्पष्ट दिखता है। और जर्मनी की सहायता से इसको बनाने का प्रयास किया जाए, जो 17वीं शताब्दी में बना हुआ था। चलिए बताइए सभी कोई, मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। और अनंतनाग झील कहाँ? और शेषनाग झील कहाँ? बैरीनाग झील कहाँ? नागिन झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बोलिए देवताल झील कहाँ? नौकुचिया ताल, खुरपताल। इस ताल नाम से जितना सात है ना, सब कह देना है उत्तराखंड में। चलिए बता दीजिए सांभर झील कहाँ? कल्लीवेली कहाँ? तमिलनाडु में। और खेचे उपलटी कहाँ? सिक्किम में। खजियार झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए बताइए राजसमंद झील कहाँ? राजस्थान। पिछौला झील कहाँ? लुनकरनसर झील कहाँ? फतेह सागर झील कहाँ? जय समुद्र झील कहाँ? और डिडवाना झील कहाँ? लोकटक झील कहाँ? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? बताइए अगर कहें हम लोग पुलिकट झील, बोलिए पुलिकट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। चलिए बताइएगा अगर पुलिकट झील कहाँ हो गया? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लोनार झील बोल दीजिए, लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र में। और भोपाल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोपाल झील मध्य प्रदेश में। और फिर हम इस टोटल झील के बारे में देखे थे। हुसैन सागर झील बोल दीजिए, तेलंगाना में। हुसैन सागर झील। और निजाम सागर झील, ये भी तेलंगाना में। ये मंजीरा नदी पर है ना थे, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी मंजीरा नदी के किनारे कौन झील है? निजाम सागर। और हुसैन सागर भी तेलंगाना में ही है। ठीक है, वो झील के किनारे, नदी के किनारे नहीं है, इसी झील बना हुआ है जिसका नाम है हुसैन सागर। लेकिन निजाम सागर एगो नदी के किनारे है, और नदी का नाम कौन सी है? मंजीरा नदी। और बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? वो झील भी किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और बताइए दो गो राज्य में इसका विस्तार है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के जिला का नाम है नलगोंडा, आंध्र प्रदेश के जिला का नाम है गुंटूर जिला। कौन जिला है? और गोदावरी और कृष्णा के बीच में एगो नहर बनाया गया जिसका नाम है पोल्लावरम नहर। कौन परियोजना है? पोल्लावरम नहर परियोजना, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी को जोड़ के अब बीच के जितना सब खेत है वो सब खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है इस नहर के माध्यम से। 600 क्यूसेक की पानी इसमें पहुंचती है। और ये विजयवाड़ा जगह पड़ते हैं, और ये जो है कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा जिला पड़ते हैं। माने गोदावरी जिला के विजयवाड़ा से कृष्णा जिला तक की जुड़ी हुई है पोल्लावरम नहर। ठीक है, फिर हम लोग इसमें जाने झील में ही पूरा पढ़े थे। ये पुलिकट झील में 84% विस्तार आंध्र प्रदेश में है, और 16% विस्तार तमिलनाडु में है। और ये पुलिकट झील बना श्रीहरिकोटा नाम का टापू उठने के कारण, ऊपरी भाग आने के कारण। और इसी में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और ये पुलिकट जो झील है, इसके अंदर में दो गो जो है पक्षी अभयारण्य भी है। याद है ना सब किन्हीं को? एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में, और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला में। दो गो पक्षी अभयारण्य याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी बात, बकिंघम नहर। बकिंघम नहर कौन झील के बीच में है? तो आप कहिएगा पुलिकट झील के बीच में एगो नहर है जिसका नाम क्या है? बकिंघम नहर। और इसमें एगो बेम्बनाद झील है केरल में। इस झील के बीच में टापू उठा हुआ है।
और टापू में जो है NH बना हुआ है, नेशनल हाईवे। वो टापू का नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप किस झील के बीच में है? वेम्बनाड झील के बीच में। और उसमें कौन सी एगो राजमार्ग है जिस NH है कौन में? वेलिंगटन द्वीप में, यानी कि वेम्बनाड झील के बीच में। ये बात याद रखना है। फिर आप जो है यह जैसे कि झील सब जो पढ़े थे, तो बताइए सबसे पहले नहावा सवा झील कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। नहावा सवा कहाँ है? और गुजरात में कौन झील पढ़े थे, याद है सबको? कांडला। कांडला झील कहाँ पर बताइए? गुजरात में। कांडला बंदरगाह झील नहीं, कांडला क्या है? बंदरगाह कहाँ? गुजरात में। और चलिए ये मुंबई में, मुंबई एक बंदरगाह है। और यहाँ पर एक नहावा सुआ बंदरगाह है, एक गोवा बंदरगाह है, मारमू गोवा बंदरगाह है, और एक जो है कोच्चि बंदरगाह है। इधर से 6 गो, कलकत्ता बंदरगाह, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन? विशाखापत्तनम, जो डल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे में है। और ध्यान दीजिए यह कोलेरू, कोलेरू झील है। वो कोलेरू क्या है? झील है, जो आंध्र प्रदेश में। और एगो चिल्का झील है और पुलिकट झील है। ये तो पढ़िए लिए है, बंदरगाह पढ़ रहे हैं। तो 3 गो बंदरगाह, एगो चेन्नई बंदरगाह है, तुतिकोरिन है, और एक कौन है? एन्नौर है। तो 12 गो बंदरगाह भी याद कर लेना है। पुलिकट झील पढ़ लिए हम लोग। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं जलप्रपात, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ऊंची झील तो पढ़िए ना लिए, गुरु डोंगमार झील, 5430 मीटर का। और सबसे दूसरी ऊंची झील कौन? चोलामू झील अब हो गया है। दूसरी झील कौन हो गया ऊंची? चोलामू झील हो गया है। फिर हम लोग जल्दी देख लेते जलप्रपात। तो सबसे ऊंची जलप्रपात बोल दीजिए कौन है? कुंचिकल है। और कौन नदी पर? बराही नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में बराही नदी पर बता दीजिए कौन जलप्रपात? कुंचिकल। और कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? 455 मीटर, ये भी याद रखना है। और दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? बरेही पानी। बरेही पानी कहाँ पर? बुधबलंगा नदी उड़ीसा में। और तीसरी कौन? नोह काली कही। नोह काली कही कहाँ? मेघालय में। और चौथी मांडवी नदी पर, गोवा में, दूध सागर। कौन है बताइए? और 5वीं कौन? जोग जलप्रपात। कौन नदी? शरावती नदी। इसको नाम क्या दिया गया? महात्मा गांधी जलप्रपात भी। और चलिए बताइए पुनासा कौन नदी पर? चंबल नदी पर जलप्रपात। पुनासा कौन नदी? चंबल। पुनासा कौन नदी? चंबल नदी। ये जलप्रपात है। और झील एक आप याद रखिएगा ना, जैसे ही जाती है चंबल नदी, तो यहाँ पर एगो गांधी सागर झील है। झील कहिए, बांध कहिए, बात वहीं होगा। बात अलग है, लेकिन जहाँ झील होगा वहीं बांध भी, बांध होगा जहाँ वहीं झील भी होगा। ठीक है, तो ये जो है कहेगा गांधी सागर बांध, कहिएगा कौन नदी पर? तो कहिएगा चंबल नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, गांधी सागर। और आपसे कहेगा बताइए जवाहर सागर झील चाहे बांध कौन नदी? चंबल नदी। और राणा प्रताप सागर कौन नदी? चंबल नदी। जलप्रपात हम लोग पढ़े थे 2 गो, एक चुलिया और एक पुनासा। ये भी कौन नदी? चंबल नदी। चुलिया और पुनासा कौन नदी पर? चंबल नदी पर। एना और धुआंधार या कपिल धारा कौन नदी? नर्मदा नदी। एना, धुआंधार, कपिल धारा कौन नदी बता दीजिए? नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? एना और धुआंधार जलप्रपात। फिर बता दीजिए हम लोग चित्रकूट जलप्रपात पढ़े थे कौन नदी पर? तो इंद्रावती नदी, यहीं मिली थी ना गोदावरी की सहायक नदी, तो यहीं पर एगो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। गोकक बोल दीजिए जलप्रपात कहाँ? गोकक। गोकक जो है यहीं पर, जो कृष्णा की सहायक नदी था घाट प्रभा, तो ये गोकक जलप्रपात। पायकारा बोल दीजिए कहाँ पर है? नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी क्षेत्र में कौन जलप्रपात? पायकारा। नीलगिरी क्षेत्र में कौन जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात। तो लगभग लगभग जो है बातें सब कंप्लीट हो गई है, तो छुट्टी। ठीक है।